आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस भौकाल सीरीज में। तो ये हमारा भौकाल सीरीज का आपका दूसरा लेसन है। जितना भी भाई बहन जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। अब देखिए, ये आपको बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं कि पांच पांच डेली टॉपिक ले रहे हैं, उससे संबंधित जितना भी प्रश्न हो सकता है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम में एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको लड़े। अब इसका पीडीएफ जो है आपको 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर एक डेमो पीडीएफ डाल दिया गया था। और बाकी देखिए, एप्लीकेशन का मुख्य रूप से सारा पीडीएफ मिलेगा। 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर कैटेगरी बिहार पुलिस सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपको होम पेज पर चलते रहेगा, इसको क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइएगा डाउनलोड कर पेमेंट पेज पर। और नहीं तो फिर पेड कोर्स में जाइएगा। और उसके बाद फिर क्या है कि सबसे नीचे जाइएगा तो इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाइएगा। अब देखिए, पिछला लेसन में क्या था, कुछ बच्चा का नाम था कि सर एक दो डेमो पीडीएफ डाल दीजिएगा ताकि हम लोग को आइडिया लगे किस तरह से रहेगा। तो देखिए हमने किया क्या है कि आपका जो पढ़ाएँगे ना, आप पढ़ाने के बाद इसी को अगर आपको मिल जाता तो आपके लिए रिवीजन करना आसान होता। आप चाहे तो खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि समय लगेगा तो हमने खुद का किया लिखवा रहा है। अब देखिए इसको क्या है, एक पीडीएफ आपको डाला था, देख लीजिएगा जाकर के। देखिए यहाँ पर क्या जाइएगा, अब यहाँ पर जाइएगा, कहाँ चला गया? यहाँ पर सर्च कीजिएगा द सिलेक्शन गुरु। क्या सर्च कीजिएगा? द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम में, तो आ जाएगा। हाँ, ये वाला ही है। चलिए, पूजा सोनी जी बोल रहे हैं कि पढ़ाते हैं तो लिख लेते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको समस्या हो रहा है उनके लिए हम बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से लेना ही है। आपको अगर लगता है कि हम खुद से लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। एगो हम दिखा देते हैं, फिर आते हैं लेक्चर पर। देखिए इसको इसको ओपन कीजिएगा दोस्त। हुँ। अच्छा, आप लोग बताइएगा कल का सेशन कैसा रहा था? मज़ा आया था? मतलब लगा कि भाई एग्ज़ाम निकलेगा? देखिए यही आपका क्या है, पीडीएफ है लेक्चर 1 का। ये है आपको, ये आपको देखिए इस राइटिंग में क्या आपको रहेगा, इस राइटिंग में क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद देखिए जितना जानकारी था वहां पर क्या है, एक जगह आपको दिया गया है। क्वेश्चन के बाद जितना इसका जानकारी था क्या आपको दिया गया है। राइटिंग भी ठीक है, पढ़ने में कोई आपको समस्या नहीं होगा, आसानी से इसको देख सकते हैं। खुद जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ बताया गया था जो भी, तो देखिए जितना बताया गया था दम आपको बढ़िया से लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे अच्छा होगा कि खुद से एक बार जाकर के आ कीजिए, देख लीजिए, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा, है ना। चलिए ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं आपको क्लास पर बिल्कुल आते हैं। यहाँ देखिए सब चीज़ जितना रेगुलेशन क्रांति वगैरह बताया गया था, सारा का सारा क्या है एकदम बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज का देखिए टॉपिक में हम क्या-क्या शामिल करने वाले हैं। पंचायती राज के बारे में पूरा बता देंगे, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस से बार-बार प्रश्न आ रहा है इसको बता देंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड को क्लियर कर लेंगे, और भारत में मानसून को और न्यूटन के गति नियम को कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, आइए यहाँ पर। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो पंचायती राज मंत्रालय गठन किया गया था आपको 2004 में स्थापित किया गया था पंचायती राज मंत्रालय। तो ऐसे तो इसका हमारा हो जाएगा 2004 आंसर हो जाएगा, लेकिन क्या इससे खाली काम चल जाएगा? तो इसका जवाब है कि इससे आपको काम बाबू नहीं चलेगा। हमको पूरा क्या है, पंचायती राज क्या करना है समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर समझते हैं, पहले समझिएगा, एक तो समझना कि आपको एक समझना है पंचायत, क्या समझना है? पंचायत समझना है, या ग्राम पंचायत, चाहे तो ग्राम पंचायत रहेगा और चाहे रहेगा आपको पंचायत रहेगा, या पंचायती राज रहेगा। एक होता है आपको साफ पंचायत, क्या होता है? साफ पंचायत। तो समझिएगा ये क्या है, आपको संवैधानिक इसको मान्यता मिला हुआ है। ये क्या आपको संवैधानिक इसको मान्यता मिला हुआ है। मतलब यह क्या है, विधि संगत है, कानूनी तरीके से काम करता है। जबकि खाप पंचायत क्या होता है, ये क्या होता है, गैर कानूनी। ये क्या होता है आपको, गैर कानूनी होता है।
एक क्या होता है समझिएगा, कई बार सुने होंगे हरियाणा तरफ के एरिया में या खास करके पूरा उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलता है कि गाँव के जो बर्चस्वाली लोग होते हैं, वो मिल के निर्णय लेते हैं, कोई लड़की भाग गया मान लीजिए, तो हो गया कि गाँव में आज के बाद कोई लड़की मोबाइल नहीं रखेगी, है ना? या लड़की जीन्स नहीं पहनेगी, इस तरह का जो आप देखते हैं निर्णय दिया जाता है, तो ये खास पंचायत द्वारा दिया जाता है। गाँव के जो बर्चस्वाली लोग होता है, वो लोग मिलकर गैर कानूनी तरीके से निर्णय लेता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या करता है आपको उल्लंघन करता है। क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है ना? तो उसमें बोल सकते हैं उसका क्या उल्लंघन करता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको गैर कानूनी है। अब आते हैं, पूरा सब फोकस रहेगा बाबू पंचायत पर। कहाँ? पंचायत पर। तो ऐतिहासिक बाबू दृष्टि से हम आते हुए अभी तक क्या करेंगे, आएंगे। तो पहले समझते हैं क्या कि हमारे यहाँ वैशाली की बात करते हैं। बिहार में क्या पड़ता है आपको? वैशाली। अब वैशाली में किस राजवंश का शासन था? तो लिच्छवियों का, लिच्छवियों का। हालांकि देखिए, इसमें कहा जाता है कई सारा राजा मिल करके क्या है यहाँ पर शासन करते थे। इसमें सबसे प्रमुख कौन था? लिच्छवी था। और यहाँ पर बोला गया कि गणतंत्रात्मक प्रणाली था। क्या था? गणतंत्रात्मक प्रणाली था। तो भारत में सबसे पहले गणतंत्र का झांकी कहाँ मिलता है? आपको वैशाली में मिलता है। वैशाली कहाँ? बिहार की धरती में आपको मिलता है। ठीक है। और यहाँ एक कौन संघ था? तो बजी संघ। क्या था? बजी संघ था। बजी संघ में सबसे प्रमुख कौन थे? आपको लिच्छवी थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी क्वेश्चन को क्या आप बोल सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र या गणतंत्र का पहला परिचय कहाँ से मिलता है? वैशाली से। लेकिन यही क्वेश्चन को पूछेगा आधुनिक समय में, तो आधुनिक समय इसको नहीं माना जाता है। आधुनिक समय बोलेगा तो यूरोप में। कहाँ? आधुनिक समय बोलेगा, आधुनिक समय पूछेगा कि लोकतंत्र का जननी, लोकतंत्र का जननी पूछेगा, तो यह कौन होता है? यूनान। क्या हो जाता है आपको? यूनान हो जाता है। वर्तमान में यूनान नाम का कोई देश नहीं रह गया है। ग्रीस वगैरह के नाम सुने होंगे, वही क्या आपको समझिए क्या है? यूनान है। सिकंदर महान वगैरह का नाम सुने होंगे, सब कहाँ का था आपको? यूनान का ही आपको। हाँ, क्लियर हो गया। अब आइए, भारत में बात करते हैं चोल। क्या बाबू? चोल राजवंश का। बोलेगा, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश का विशेषता स्थानीय स्वशासन था? तो किसका था? चोल का। प्राचीन मतलब यह चोल राजवंश का विशेषता क्या था? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। देखिए, स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है कि जब स्थानीय लोग, लोकल लोग हैं, खुद से शासन करते हैं, तो उसको स्थानीय स्वशासन आपको कहा जाता है। ये आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं आधुनिक समय की। अगर बात करते हैं तो समझिए क्या है, हमारे यहाँ जब लॉर्ड मेयो आया, कौन? लॉर्ड मेयो आया। लॉर्ड आपको मेयो आया, तो इसने 1870 में क्या किया? वित्तीय विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, वित्तीय विकेंद्रीकरण। वित्तीय विकेंद्रीकरण का शुरुआत किसने किया था? आपको लॉर्ड मेयो ही किया था। और लॉर्ड मेयो के शासन काल में ही हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि 1872 में पहली जनगणना हुआ था। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में ही हुआ था। वित्तीय विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया जब लॉर्ड रिपन आया। कौन है आपको? जब हमारे यहाँ लॉर्ड रिपन आया, तो लॉर्ड रिपन का किया कि स्थानीय संस्थाओं को या लोकल बॉडी को पावर देने का काफी सारा क्या किया? आपको कार्य किया। जब काफी सारा कार्य किया, तो लॉर्ड रिपन को बोलते हैं भारत में आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं। भारत में आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन ने जो किया उसी को बोलते हैं कि लॉर्ड रिपन के कार्यों को स्थानीय स्वशासन का मैग्ने कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ने कार्टा बोलते हैं। मैग्ने कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ने कार्टा। हालांकि मैग्ने कार्टा शब्द देखा जाए तो क्या है, ब्रिटेन से इसका क्या हुआ? आपको उत्पत्ति हुआ है। और भारत में जो है, भारतीय संविधान के भाग 3 जहां मौलिक अधिकार की चर्चा है, उसे बोलते हैं आपको भारतीय संविधान का मैग्ने कार्टा। लेकिन स्थानीय स्वशासन का मैग्ने कार्टा किसे कार्य को बोलते हैं? लॉर्ड रिपन के कार्य को कहा जाता है। अच्छा, लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे उदार शासक कहा जाता है। भारत का सबसे उदार शासक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत का सबसे उदार शासक भी आपको कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? कौन कहा था इसको? फ्लोरस नाइटिंगेल। फ्लोरस नाइटिंगेल ने कहा था। फ्लोरस नाइटिंगेल ने इसे भारत का सबसे उदार शासक कहा था। और एक और पॉइंट इसे याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही आपको 1881 से हमारे यहाँ नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ। नियमित जनगणना की आपको शुरुआत हुआ।
नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ। इसी को बोलते हैं कि भारत में 10 साल पर दशकीय जनगणना क्या हुआ आपको, दशकीय जन ग जनगणना क्या हुआ आपको, शुरुआत हुआ। 1 मिनट दोस्त, जनगणना क्या हुआ आपको, शुरुआत हुआ, ठीक है ना? इतना आपको क्या करना है, इसे याद रखना, लॉर्ड रिपन से। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। अब उसके बाद क्या आया हमारे यहाँ, एक और ध्यान रख लीजिएगा, एक है कि चार्ल्स मेंटकॉफ, क्या है आपको, चार्ल्स मेंटकॉफ है, चार्ल्स मेंटकॉफ है, इससे भी एक आध दो क्वेश्चन निकलता है। तो चार्ल्स मेंटकॉफ क्या बोलता है कि भारत में देखा कि गांव क्या है, आत्मनिर्भर है, और यह यूरोप में जैसे गणतंत्रात्मक देश है उस तरह से व्यवहार करता है। तो इसलिए इन्हें चार्ल्स मेंटकॉफ ने क्या कहा, भारतीय गांव को, भारतीय गांव जो कि आत्मनिर्भर थे, इन्हें क्या कहा आपको, लघु गणतंत्र, लघु गणतंत्र। तो भारतीय गांव को लघु गणतंत्र से कौन संबोधित किया है, कौन किया है, चार्ल्स मेंटकॉफ ने किया है। अच्छा, चार्ल्स मेंटकॉफ का किया था कि भारत में जितना भी प्रेस पर नियंत्रण था, प्रेस के नियंत्रण को समाप्त कर दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। क्या बोलते हैं, भारतीय प्रेस का इसको मुक्तिदाता भी कहा आपको जाता है। ये आपको समझ में आ गया। अब कहानी क्या होता है, आगे बढ़ता है, हमारा देश क्या होता है आपको, आजाद होता है 1947 में, ठीक है, और भारत का क्या होता है, संविधान बनता है। तो महात्मा गांधी का नाम क्या था कि गांव में ही मैक्सिमम जनसंख्या गांव में है, तो गांव में ही क्या होता है, असली भारत बसता है। और उनका का नाम क्या था कि गांव को मजबूत बनाएंगे, देश अपने आप क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और गांव में ग्राम पंचायत के माध्यम से शासन प्रशासन करने की बात कह रहे थे। तो हमारे संविधान में क्या है, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में, 1 मिनट, हाँ, अनुच्छेद आपको 40 में क्या है, ग्राम पंचायत की चर्चा कर दिया गया, ग्राम पंचायत की चर्चा आपको कर दिया गया। तो बोले किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की चर्चा था, अनुच्छेद 40 में। अब अनुच्छेद देखिए 36 से 51 अनुच्छेद क्या है आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। तो इसको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, क्या होता है, कानून बनाना पड़ता है। ये संविधान द्वारा अपने आप लागू नहीं होता है। बाद में हमारे यहाँ क्या हुआ कि उसके बाद ही हो गया, 40 हो गया, उसके बाद क्या होता है हमारे यहाँ, देश का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ शुरुआत किया गया 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। इसी को बोलते हैं दोस्त कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और इसको अगले साल क्या किया गया, विस्तार किया गया। तो 1953 में हमारे यहाँ शुरू किया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्या शुरू किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुरुआत किया गया। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का शुरुआत किया गया। देखिए सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, इसलिए याद कीजिएगा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का क्या किया गया, शुरुआत किया गया, ठीक है। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, अच्छा इस समय प्रधान, अभी देखिए हम एक चीज ध्यान रखिएगा, 1947 से लेकर के 1964 तक, है ना, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अभी तक जो भी इस दौरान होगा सब वही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। 64 तक कुछ भी होगा वही रहेंगे, आपको प्रधानमंत्री रहेंगे, क्लियर है। अब क्या हुआ कि सब काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या है कि 1957 में, 1900 क्या बोले 57 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक समिति का गठन किया गया और उसका नाम रखा गया बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। यह देखना था कि सब संस्था जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई सही से काम आपको नहीं कर रहा, तो क्या करना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला कि भारत में शुरुआत करना पड़ेगा पंचायती राज का, पंचायती राज, ग्राम पंचायत को ही पंचायती राज बोलते हैं। तो पंचायती राज का शुरुआत करना पड़ेगा। पंचायती राज का सिफारिश कौन किया था, बलवंत राय मेहता। इसलिए बलवंत राय मेहता को बोलते हैं पंचायती राज समिति का जनक। पूछे कि भारत में पंचायती राज का जनक किसे बोलते हैं, बलवंत राय मेहता को बोलते हैं। अब इन्होंने बोला कि 3 स्तर पर, क्या बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज भारत में होना चाहिए। कौन कौन स्तर पर है,
एक बोला है गांव के स्तर पर, गांव ग्राम के स्तर पर। तो गांव के स्तर पर क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायत होना चाहिए, पंचायत होना चाहिए। और अगला क्या बोला कि ब्लॉक के स्तर पर होना चाहिए, और ब्लॉक के स्तर पे क्या होना चाहिए? पंचायत समिति होना चाहिए, पंचायत समिति होना चाहिए। और फिर जिला स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद। जिला स्तर पे क्या होना चाहिए आपको? जिला परिषद होना चाहिए, ठीक है। अब इस समिति के सुझाव को क्या है, नेहरू जी द्वारा मान लिया गया। और भारत में क्या है, इन्हीं के सिफारिश पर क्या हुआ, पंचायती राज का शुरुआत किया गया। तो इनको बोलते हैं पंचायती राज का जनक बोलते हैं। अब समझिए क्या ये आपको क्या हो गया, आपको भारत हो गया, यहाँ पर क्या आपको राजस्थान है। तो समझिए क्या हुआ, महात्मा गांधी के विचार से पंचायती राज देखा जाए तो आ रहा है। तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, तो बोला कि ऐसा करते हैं 2 अक्टूबर से क्या करते हैं, पंचायती राज का शुरुआत करते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ क्या हुआ, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1957 2 अक्टूबर 1959 से, 2 अक्टूबर क्या 1959 से क्या हुआ आपका, पंचायती राज क्या हुआ आपको शुरुआत हुआ भारत में। भारत में पंचायती राज क्या बोलेगा शुरुआत। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या बाबू आप लोग को? आप लोग बोलिएगा साउंड वगैरह में बाबू किसी को इशू नहीं ना आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा कोई साउंड में इशू नहीं ना आ रहा है बाबू आप लोग को? चलिए, तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुआ कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से आपको? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से आपको? नागौर जिला से, ठीक है। तो पंचायती राज को लागू करने वाला पूछेगा पहला राज्य कौन बना, तो राजस्थान बना। और उसके बाद यहाँ पर क्या आपको आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 11 अक्टूबर आपको 1959 को क्या हुआ, पंचायती राज का शुरुआत हुआ कहाँ से आपको? आंध्र प्रदेश से। और यह क्या बन गया आपको? दूसरा राज्य बन गया पंचायती राज को। तो पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो गया, और दूसरा कौन हो गया आपको? आंध्र प्रदेश हो गया। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन को अगर पूछेगा कि जब भारत में क्या हुआ कि संविधान संशोधन करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, 73वां संविधान संशोधन के तहत। तो 73वां संविधान संशोधन के बाद या 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है पूछेगा। 73वां संविधान संशोधन के बाद, 73वां संविधान संशोधन के बाद, 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन हो गया तब पंचायती राज कौन लागू किया था? मध्य प्रदेश लागू किया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक आपको इस पर फोकस, 59 तक फोकस करना है, ये हो गया। अब बाद में जानते हैं क्या हुआ कि 1957 में तो पंचायती राज के गठन के लिए क्या है, बलवंत राय मेहता समिति बना था। फिर क्या हुआ कि 1977 में केंद्र में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की हार हो गया था, और यहाँ पर क्या बना आपको? जनता पार्टी की सरकार बन गया। जनता पार्टी की सरकार बन गया, और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई से दो चीज याद रखना है। एक तो याद रखना है कि सबसे ये क्या थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे आपको, ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि सबसे क्या थे, बुजुर्ग प्रधानमंत्री, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। और सबसे जवान बोलेगा तो राजीव गांधी थे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया, जनता पार्टी सरकार ने गठन किया अशोक मेहता समिति। किसका गठन किया? अशोक मेहता समिति का। अशोक मेहता समिति का क्या किया? गठन किया। अशोक मेहता समिति ने कई सारा सिफारिश किया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी, इसने क्या बोला कि दो स्तरीय पंचायती राज बनना चाहिए। बलवंत राय ने त्रिस्तरीय बोला था, अशोक ने दो स्तरीय बोला। और यहाँ पर समझना क्या है कि इन्होंने क्या बोला कि जो ग्राम है और जो ब्लॉक था, ये दोनों को मिला दिया जाए और यहाँ पर बना दिया जाए मंडल पंचायत। मंडल पंचायत यहाँ पर बना दिया जाए। जबकि दो स्तरीय की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सॉरी, ये जिला में क्या होना, जिला परिषद रहना चाहिए। मतलब जिला से कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, जिला में जिला परिषद आपको रहने दीजिए, लेकिन ग्राम ब्लॉक मिला के मंडल पंचायत बना दीजिए। तो पहला तो ये सिफारिश किया।
दूसरा सिफारिश क्या किया कि प्रत्येक स्तर जैसे चुनाव होता है ना, तो राजनीतिक दल क्या करता है, भाग लेता है विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। इन्होंने बोला कि लोकल बॉडी का चुनाव हो, वहां पर भी क्या होना चाहिए, राजनीतिक दल को चुनाव में भाग लेना आपको चाहिए, ये चीज बोला। और एक और महत्वपूर्ण चीज क्या, कि न्याय पंचायत का गठन करने का सिफारिश किया। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, न्याय पंचायत का गठन का सिफारिश कौन किया था, अशोक मेहता समिति ने किया था। लेकिन जानते हैं फिर क्या हुआ, कि सरकार चेंज कर गया, इसके सिफारिश पर कोई भी काम आपको नहीं हुआ। समझ में आ गया। फिर क्या होता है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करते हैं, तो ऐसे तो देखिए 1985 में एक बना जी.भी.के. राव समिति, जी.भी.के. राव समिति बना। तो जी.भी.के. राव समिति क्या बना, कि पंचायती राज क्या हो गया है, बिना जड़ के घास, बिना जड़ के घास हो गया है। ये क्या है भाई, बोला कि नौकरशाही जो है पंचायती राज को सही से काम करने आपको नहीं देता है। नौकरशाही को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इस बार क्या है कि 2020 के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही क्या होता है। तो याद कर लीजिएगा, सरकार की नीति को जनता के लिए लागू करना, ये ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही क्या होता है, आपको काम होता है। सरकार के जो नीति होता है, सरकार नीति बना दिया, उसको लागू कौन करेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी को बोलेगा। तो ब्यूरोक्रेसी जो है पंचायती राज के सदस्य को बढ़िया से पावर वगैरह ट्रांसफर नहीं करा, इसलिए क्या है, बिना जड़ के घास हो गया है। तब फिर क्या है कि 1986 में, 1900 बोले क्या आपको, 86 में गठन किया गया एल एम सिंघवी समिति। क्या गठन किया गया, एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति का गठन किया गया। इन्होंने सर्वप्रथम बोला कि पंचायती राज को अगर मजबूत करना है, तो इसे देना पड़ेगा आपको संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। क्योंकि अभी देखिए क्या है, पंचायती राज जो विषय है ना, क्या है, ये गांव का है, गांव सॉरी राज्य का है, राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में क्या है, राज्य सूची है, उसी में क्या है, पंचायती राज आता है। तो चुनाव कराना ना कराना सब क्या है, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। और राज्य 20 साल से 25 साल से 30 साल से चुनाव नहीं करवा रहा है, तो इसलिए बोला कि पंचायती राज को क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के बाद किसने कहा, एल एम सिंघवी समिति ने किया। अब उसके बाद अच्छा, इस समय कौन थे, किसके द्वारा ये किया गया था गठन, तो इस समय कौन थे आपका, राजीव गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी थे आपको प्रधानमंत्री। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान में क्या है, 2 संशोधन लाने का प्रयास किया। एक आपको 64वें संविधान संशोधन, एक आपको 65वें संविधान संशोधन। 64वें संविधान संशोधन के तहत क्या है कि गांव में क्या है, ग्राम पंचायत को दिया जाएगा संवैधानिक दर्जा। अब 65वें संविधान संशोधन के तहत शहर में क्या बोले आपको, शहर में जो नगर पालिका वगैरह होता है, उसको दिया जाएगा संवैधानिक दर्जा। ये प्रयास किया गया, लेकिन क्या है, ये बिल आपको पारित फाइनली नहीं हो पाता। क्लियर हो गया। अब कहानी और आगे बढ़ता है, और फिर क्या होता है कि पीवी नरसिम्हा राव का सरकार बनता है। क्या बनता है, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार, पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं क्या आपको, प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। केंद्र में क्या होता है, कांग्रेस का ही सरकार होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि 2 संविधान संशोधन लाया जाता है आपका। पहला क्या बोले, देखिए आपको, देखिए समझिए, स्थानीय जो स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन, इसका मतलब क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। किसी जगह के स्थानीय लोग जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं शासन प्रशासन में, तो उसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो देखिए, अगर गांव की बात रहेगा, तो गांव में जनरली क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। और शहर की बात करते हैं, तो शहर में क्या होता है, कई चीज होता है। शहर में मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या होता है, आपको एक नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत होता है, या तो क्या होगा, नगर पालिका होता है, या तो होता है आपको नगर निगम होता है। समझ में आ गया। तो ग्राम पंचायत को ही क्या बोलते हैं, पंचायती राज। क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं ग्राम पंचायत को ही। तो इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में लाया गया 73वें नंबर के संशोधन। और शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपको लाया गया, इसको इस सब के लिए लाया गया आपको 74वें संविधान संशोधन लाया गया। अब देखिए, दोनों बिल लाया गया 1992 में, अब पारित होते होते 1993 हो गया। ये भी बिल लाया गया 1992 में, अब पारित होते होते क्या हो गया, आपको 93 हो गया। अब समझना क्या है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है, ये आपको 24 अप्रैल को क्या हुआ, आपको लागू हुआ 24 अप्रैल को। इसीलिए आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं,
पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को आपको मनाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और 74वां संविधान संशोधन जो है ये कब लागू हुआ? आपको 1 जून को, 1 जून को लागू हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जब 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो इसके बाद जो है पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आपको मध्य प्रदेश, जो कि पहले हम आपको लिखवा चुके थे। ये आपको समझ में आ गया? अब देखिए क्या समझना है, एक तरफ क्या 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992-93, या ऐसा करते हैं, एक तरफ रखते हैं कि आपको पंचायती राज, पंचायती राज, एक तरफ क्या करते हैं, आपको रखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। एक तरफ रखते हैं कि आपको शहरी शासन, क्या? शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन। तो पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन बोल सकते हैं। इसको क्या है कि 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत क्या है, संवैधानिक दर्जा मिला। इसको संवैधानिक दर्जा मिला 1900, इसको मिला 74 में। ये सब देखिए क्वेश्चन पूछेगा। 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत आपको मिला। ये कब लागू हुआ? आपको 24 अप्रैल 1993 को। और ये कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को आपको लागू हुआ। इसके लिए क्या है, संविधान में भाग 9 है, पंचायती राज के लिए भाग, संविधान में भाग 9 है। इसके लिए संविधान में क्या भाग 9 के क है, भाग 9 के क्या आपको क है, क्या भाग 9 के क है, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि अनुसूची 11 जोड़ा गया। इसके लिए क्या है, अनुसूची आपको 11 जोड़ा गया पंचायती राज के लिए। और शहरी निकाय के लिए क्या है, अनुसूची आपको 12, अनुसूची आपको क्या जोड़ा गया? 12 आपको जोड़ा गया। ये सब याद रखिएगा। अब क्या है कि चुनाव की बात करते हैं कि पंचायती राज का चुनाव जो होता है ये कितना साल पर होता है? 5 साल पर। इसका भी कितना साल पर चुनाव होता है? 5 साल पर क्या होता है, आपको चुनाव होता है। और चुनाव की जिम्मेदारी किसका होता है? राज्य सरकार का। किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? राज्य सरकार का होता है। मतलब पंचायती राज विषय बोलेगा या स्थानीय स्वशासन बोलेगा, किस सूची का विषय है? तो किस सूची का आपको है? राज्य सूची का, दोनों क्या आपको है? ये विषय आपको है, राज्य सूची का क्या आपको विषय है, ठीक है। अगला समझना क्या है, यहाँ पर क्या है, पंचायती राज को क्या है दिया गया 29 विषय। बोलेगा पंचायती राज के अंतर्गत कितना विषय दिया गया है? 29 विषय। जबकि आपको शहरी निकाय, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि के लिए कितना विषय दिया गया है? 18 विषय दिया गया है, 18 विषय दिया गया है। अब पूछिए कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो यहाँ अनुच्छेद 243 से ए से ओ तक है, 243 के अनुच्छेद ए से ओ तक है। और यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 243 के, देखिए यहाँ ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। तो पी से क्या है आपको? जेड जी तक। पी से कहा आपको? जेड जी तक है। अब अगला पूछेगा कि इसमें 29 विषय दिया गया है, तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 200 क्या है 43 है क्या आपको? जी में, 243 के जी में है। और यहाँ 18 विषय पंचायती राज को दिया गया है, तो किस में है? 243 क्या आपको? डब्लू में, 243 क्या आपको? डब्लू में है। अब देखिए क्या है कि पंचायती राज में क्या है, महिला को दिया गया आरक्षण। महिला को कितना है? 1/3 सीट क्या है दोनों जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्या है, दोनों जगह क्या है आपको 1/3 सीट क्या है आपको आरक्षण महिला को दिया गया है, 1/3 सीट दिया गया है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं एससी एसटी को, एससी और एसटी को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, तो इनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या, जनसंख्या, इनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या है आपको आरक्षण दिया गया है, जनसंख्या के अनुपात में क्या आपको आरक्षण दिया गया है। क्लियर है? दोनों जगह बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते ओबीसी को आरक्षण दिया गया है कि नहीं? तो ओबीसी का होता अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब क्या, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। तो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये दरअसल क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन ये आरक्षण देना संवैधानिक प्रावधान आपको नहीं है, ये क्या है, राज्य सरकार के इच्छा पर है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की आवश्यकता तो देगा, अगर लगता है कि नहीं देना है तो नहीं देगा। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्त, हाँ, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 टोटल सीट का रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन बिहार आगे बढ़ गया और बिहार क्या किया कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला क्या बन गया? पहला राज्य बना। बोले कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है आपको? बिहार बना, बिहार बना है। और उसके बाद देखा देखी क्या किया है, कई राज्यों ने क्या किया है, इसको आपको आरक्षण दिया है। ये आपको समझ में आ गया।
अब एक दो पॉइंट और आपको समझाना था कि यहाँ पर समझिएगा। कि एक तो क्या बोले आपको, पंचायती राज तो गांव में हो जाएगा। शहर की बात किए थे, शहर की बात किए थे। तो शहर में क्या होता है आपको, एक होता है नगर पंचायत, नगर पंचायत होता है। एक क्या होता है आपको, नगर पालिका, नगर पालिका होता है। और एक दोस्त क्या होता है आपको, नगर निगम होता है। अब देखिए ये पूछता है कहाँ कहाँ होता है। ऐसा गांव, गांव में तो गांव में ग्राम पंचायत हो जाएगा, लेकिन ऐसा गांव जो शहर की ओर परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे शहर की ओर विकास कर रहा है, तो वहां पर नगर पंचायत होता है। छोटा छोटा शहर हो गया, जैसे मान लेते हैं क्या है कि जहानाबाद छोटा शहर है, अरवल छोटा शहर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नगर पालिका हो जाएगा। पटना, मुंबई, चेन्नई सब क्या है आपको बड़ा बड़ा शहर है, तो यहाँ पर क्या होगा आपको, नगर निगम होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला नगर निगम कौन था, पूछेगा कि भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित हुआ था, पहला नगर निगम, नगर निगम कहाँ और कब स्थापित हुआ था। ये कहाँ आपको, चेन्नई में, चेन्नई में। चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे, क्या बोलते हैं, मद्रास बोलते थे। ये पड़ता कहाँ है, तमिलनाडु में। तो वहां स्थापना किया गया था। कब किया गया था आपको, 1687 में। अब कई जगह जानते हैं आपको दे देगा 1688, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए 1687 में क्या है कि आपको दिया गया था, मतलब कि गठन कर दिया गया, लेकिन काम करना शुरू कब से किया, आपको 1688 से, ठीक ना। तो इसलिए क्या है कि 1687-88 दे देगा, लेकिन अगर ई रहेगा तो यही क्या कीजिएगा, आपको बनाइएगा। अब बाद में क्या होता है, 1726 की बात करते हैं, कलकत्ता में और मुंबई में भी क्या है आपको स्थापना किया गया था। तो ये तो कम महत्वपूर्ण है, ये वाला क्या आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, शहरी आपको बोल सकते हैं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है, एक आता है कैंटोनेंट एरिया, क्या आता है, छावनी परिषद, छावनी परिषद। तो छावनी परिषद क्या क्या होता है, देखिए छावनी परिषद में क्या होता है कि सेना भी निवास करता है, सेना भी, प्लस क्या होता है कि आपको मत बोल सकते हैं कि स्थानीय नागरिक भी, स्थानीय क्या होता है आपको, नागरिक भी, स्थानीय क्या होता है आपको, नागरिक भी निवास करता है। जैसे एग्जांपल के लिए दानापुर मान लेते हैं, कैंटोनेंट एरिया है, छावनी परिषद है, तो वहाँ सेना के भी लोग रहता है, प्लस क्या कि अगल बगल सिविल पॉपुलेशन भी रहता है। तो वैसे क्षेत्र को शासन करने के लिए आपको क्या होता है, छावनी परिषद। पूछेगा छावनी परिषद का शासन जो होता है किसके अंतर्गत आता है, तो यह देखिए समझिएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आ रहा था। बिहार में तो बिहार सरकार के अनुसार काम करेगा, लेकिन छावनी परिषद क्या होता है, ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ही क्या करता है, कार्य करता है। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं एक छावनी परिषद, मान ले क्या है कि ये आपको छावनी परिषद है, और ये एरिया क्या है आपको, कोई क्या है, पंचायत है। आई दोनों के बीच क्या हो गया, विवाद हो गया। तो ये विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो ये विवाद का निपटारा कौन करता है आपको, राज्य सरकार, राज्य सरकार करता है, लेकिन खुद से नहीं करेगा। यह क्या करेगा, केंद्रीय सरकार के सुझाव पर, केंद्रीय सरकार के सुझाव पर क्या करता है कि राज्य सरकार क्या करता है, आपको यह निर्णय करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या है आपको याद करना था कि आपको पंचायती राज से कम। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज का उद्देश्य क्या है, पंचायती राज का क्या बोलेगा, उद्देश्य पूछेगा, क्या कार्य आपको इसका नहीं है। एक पूछता है आपको क्या बोलता है, जो बताया था ना कि गांव में क्या होता है, गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की बात बोला था। अब ब्लॉक में क्या आपको जिला परिषद, सॉरी ब्लॉक में क्या आपको पंचायत समिति, पंचायत समिति। और जिला में क्या था आपको, जिला परिषद है, जिला में क्या था आपको, जिला परिषद था, जिला परिषद, जिला परिषद था जिला में। अब ध्यान रखना क्या दोस्त, देखिए कि जहां की जनसंख्या क्या 20 लाख से भी क्या है कम है, तो वहां पर क्या है कि जो पिछला स्तर का है इसको गठन करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कहां पर गठन करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर क्या है पंचायत, मतलब 20 लाख से कम जनसंख्या, वहां पर इसको गठन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, पंचायत समिति होता क्या है, तो ये होता है क्या, प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, प्रशासनिक क्या होता है, प्रशासनिक ये प्राधिकरण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर क्या होता है, तो प्रशासनिक क्या होता है, प्राधिकरण आपको होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताना आपको रह गया, बताएंगे यहाँ पर। एक होता है कि आपको ग्राम सभा, क्या होता है आपको, ग्राम सभा होता है। एक होता है कि आपको ग्राम होता है। समझिए कि एक ग्राम सभा होता है, गांव मतलब, ग्राम मतलब गांव हो गया। अब ग्राम सभा क्या होता है, ये समझिए क्या है आपको, गांव है, ये क्या है, गांव है। इसमें 100 को क्या है टोटल आपको आदमी रह रहा है। इसमें क्या है कि आपको 20 आदमी जो है जिसका उम्र कितना है,
18 वर्ष से क्या आपको कम है? देखिए, हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में नाम होने के लिए कम से कम 18 वर्ष चाहिए। पहले था यह वोटिंग का उम्र कितना था? 21 वर्ष था पहले, जब संविधान लागू हुआ था तब। लेकिन संविधान में 61वें नंबर के संशोधन किया गया 1988 में, और 89 में क्या हुआ था, आपको लागू हुआ था। अब वोट देने की उम्र 21 से घटा के कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपका वोट देने का उम्र हमारे यहाँ 18 वर्ष है। लेकिन पंचायती राज में कोई पद पर चुनाव लड़ना है, चाहे ग्राम पंचायत के, ब्लॉक या जिला परिषद का, किसी का चुनाव लड़ना है ना, तो वहां पर मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21 साल। तो मतलब पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? कम से कम 21 साल होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो 18 साल हो गया, इस मतलब 18 साल से कम है। इसके अलावा क्या हो गया कि और मान लेते हैं कि 15 आदमी ऐसा है जिसका क्या है कि 18 साल से ऊपर तो है, लेकिन इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो समझिए कि टोटल कितना आदमी इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? तो 35 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो कितना आदमी का वोटर लिस्ट में नाम है? 65। तो जिसका जिसका भी गांव के वोटर लिस्ट में नाम है, वो मिलके बनता है क्या? ग्राम सभा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ग्राम सभा में गांव के सारा सदस्य शामिल होते हैं? इसका क्या हो जाएगा? उत्तर गलत हो जाएगा। नहीं, ग्राम सभा में वैसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका क्या होता है? आपका वोटर लिस्ट में नाम होता है। और ग्राम सभा बोल सकते हैं, ग्राम पंचायत क्या होता है? यह विधायिका का काम करता है। ग्राम पंचायत क्या होता है? आपको विधायिका का काम होता है। और ग्राम सभा का बैठक क्या होता है? प्रत्येक गांव में होता है। क्या? प्रत्येक गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत का बैठक होता है। लेकिन यही पूछेगा ग्राम पंचायत, क्या पूछेगा? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का बैठक क्या होता है? ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय होता है, वहां पर इसका बैठक होता है। लेकिन ग्राम सभा का बैठक क्या होता है? आपको प्रत्येक गांव में होता है। ग्राम सभा के लोग ही बोलते हैं कि क्या काम करना है, क्या आपको काम नहीं करना। मुखिया वगैरह क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? आपको मुखिया होता है। ठीक है ना? आइए, एक और चीज बताना रह गया था कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब लोकतंत्र क्या है? क्या विकेंद्रीकरण करना, शक्ति का क्या करना है आपको, और बोल सकते हैं क्या? डिसेंट्रलाइजेशन करना है। और लोकतंत्र क्या करना है? ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाना है। मतलब लोकतंत्र क्या है? स्थानीय स्तर तक लेकर के आपको जाना है। ठीक है, लोग को क्या करना है? बोल सकते हैं कि उसमें पार्टिसिपेशन क्या कर रहा है? बढ़ाने का प्रयास करना है, लोग का विकास करने का प्रयास करना। ये सब क्या है? आपका इसका उद्देश्य है। ठीक है ना? कार्य क्या नहीं है? तो गांव में देखिए, ग्रामीण जो क्या बोले आपको, ग्रामीण जो क्या होता है? अनुशासन होता है। ग्रामीण अनुशासन, इसका बनाए रखना काम नहीं है। तो एक और चीज आ गया, पंचायत सचिव। ये भी बता देंगे, पंचायत सचिव के बारे में बताना रह गया। सुनिए, पहला क्या कि सरकार क्या नहीं है? ग्रामीण अनुशासन बनाए रखना। ये क्या होता है? राज्य सरकार, पुलिस की सबका काम होता है। अगला क्या है? एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जुडिशियल रिव्यू इसका कार्य नहीं है। जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक पूर्वावलोकन, यह किसका, या न्यायिक समीक्षा, यह किसका काम होता है? न्यायालय का काम होता है। प्लस इसका उद्देश्य ये भी नहीं है कि लोगों को क्या करना, चुनाव में लड़ने के लिए मतलब मोटिवेट करना। इसका ये भी उद्देश्य आपको नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब एक चीज पॉइंट रह गया था, ये भी देख लीजिए। पंचायत सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव। तो पंचायत सचिव क्या होता है? देखिए, गांव में क्या होता है? ये सब तो चुना हुआ व्यक्ति हो गया, ये सब जितना हो गया। अब क्या है कि पंचायत सचिव वैसा व्यक्ति होता है जिसको राज्य सरकार क्या करता है? राज्य सरकार क्या करता है? एग्जाम लेता है, ऐसो क्या करता है? आपको नियुक्त करता है। ये बेसिकली बोल सकते हैं कि एक सरकारी क्या होता है? कर्मचारी होता है। ये ग्राम पंचायत सचिव क्या होता है? सरकारी कर्मचारी होता है, सरकार का कर्मचारी होता है, जिसका काम क्या होता है कि पंचायत के गतिविधि की सूचना राज्य सरकार तक पहुंचाना। आजकल देखते हैं कि ये पंचायत सचिव क्या आता है? वैकेंसी भी आता है, बड़ी सब घूस लेता है, सुनते होंगे, है ना? तो यही सब है पंचायत सचिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या था आपको, इतना क्या था कम से कम आपको याद रखना था। एक और क्वेश्चन आया, ध्यान आ गया, जिला परिषद। एक बार क्वेश्चन हम एग्जाम दिए थे, क्वेश्चन पूछा गया था जिला परिषद। जिला परिषद में क्या है कि देखिए, जितना बता रहे ना, सबका सदस्य का चुनाव क्या होता है? जनता क्या होता है? आपको बोल सकते हैं कि चुनता है, डायरेक्ट क्या करता है? वोट देकर क्या करता है? चुनता है ना? लेकिन जिला परिषद और पंचायत देखिए समझिएगा, एक ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष को बोलते हैं मुखिया, क्या बोलते हैं? मुखिया बोलते हैं। और ये क्या बोले? ब्लॉक। ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक में क्या होता है आपको? ब्लॉक में क्या होता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति होता है। इसका अध्यक्ष क्या होता है? आपका सचिव करके होता है। ठीक है ना? क्या सचिव ही बोलते हैं? ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है ना? इसको थोड़ा देख लीजिए, क्या है इसका अध्यक्ष को बोलते हैं। तो क्या बोले कि मुखिया, देखिए समझिए,
प्रत्येक लेवल पर सदस्य का चुनाव डायरेक्ट क्या करता है, जनता ही करता है। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव यहाँ जिला परिषद और ब्लॉक लेवल पर क्या होता है, आपको अपने में से मिल के ही क्या किया है, इसको चुना। जो सदस्य रहेगा वही क्या करेगा, मिल करके आपको चूजे करेगा। जबकि ग्राम पंचायत और मुखिया का चुनाव क्या करता है, जनता क्या करता है, डायरेक्ट आपको क्या करता है, जनता क्या करता है, आपको डायरेक्ट करता है। इतना क्या करना आपको याद रखना है ना। अच्छा हाँ सॉरी, पंचायत समिति के प्रमुख क्या बोलते हैं, पंचायत सचिव समिति के प्रमुख सचिव, पंचायत समिति के अध्यक्ष क्या बोलते हैं आपको, प्रमुख क्या बोलते हैं, प्रमुख बोलते हैं, प्रमुख बोलते हैं, ठीक है, प्रमुख बोलते हैं। तो देखिए जिला परिषद के सदस्य चुनाव हो, ब्लॉक या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव करना है तो जनता डायरेक्ट चूज करते हैं। लेकिन अब अध्यक्ष ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, तो मुखिया का हमारे डायरेक्ट चुनाव होता है। लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष की बात करते हैं, जिसको चेयरमैन बोलते हैं, है ना। तो जिला परिषद के अध्यक्ष चेयरमैन होता है। इस जिला परिषद का सदस्य रहेगा वही में से क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपना चुन लेगा। अब पंचायत समिति में भी क्या होता है, प्रमुख का चुनाव ऐसे ही आपको होता है, सब पैसा पर चुनाव हो जाता है जनरली देखा जाए तो, है ना। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जिला परिषद में देखिए जो सदस्य चुना गया वो तो सदस्य रहबे करेगा, लेकिन इसके अलावा क्या है कि जो सांसद होता है, सांसद और जो उस एरिया का विधायक होता है वो भी क्या होता है, सदस्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिला परिषद में उस एरिया का जो सांसद होता है, जो उस एरिया का विधायक होता है, वो भी क्या होता है, इसका आपको बोल सकते हैं सदस्य होता है। ठीक है, तो ये क्या था, पंचायती राज से इतना सारा क्वेश्चन क्या करना था आपको, याद कर करके रखना था। ठीक है, हाँ तो यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है तो बाबू बताने के लिए तो और भी है। एक होता है जिला योजना परिषद होता है, एक महानगरीय योजना परिषद होता है। लेकिन उससे क्वेश्चन उतना आ नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए बहुत बढ़िया बात है, जुड़े हुए हैं तो भाई। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे भी लेसन थोड़ा सा क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, अब इतने में हो गया 42 मिनट हो गया, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुमवा झड़ जाएगा बाबू, लेकिन जो रह जाएगा नौकरियों ले लेगा, समझ लीजिए। चाहे तो जुमवा झड़ जाएगा, आज जे रह जाएगा सो नौकरियों हो जाएगा। आइए, क्योंकि देखिए क्या होता है, पागल बनना पड़ता है। जब तक कोई चीज के लिए पागल नहीं बनिएगा तो ऐसे बाबू नौकरी होने वाला नहीं है। अब आइए यहाँ पर बाबू, पर्यावरण दिवस बोलता है कि कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस बोलता है कि कब आपको मनाया जाता है। तो देखिए पर्यावरण दिवस क्या होता है, आपको मनाया जाता है आपको 5 जून, क्या बोले 5 जून क्या होता है, आपको पर्यावरण दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। इसी को बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बोला जाता है। अब देखिए ये क्या होता हुआ था कि 5 जून 1972 को स्टॉक होम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि हम अगला साल से मनाएंगे क्या, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पर निर्णय लिया गया 72 में, लेकिन पहला बार पर्यावरण दिवस मनाया क्या 1973 में गया। कई जगह 1974 में दे देता है, वो गलती रहेगा, यही 1973 बनाइएगा। हम आपको वेबसाइट से असली इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और एक संगठन का स्थापना किया गया था, यूनेप का, यूनेप, यूनेप। इसका फुल फॉर्म होता है बाबू यूनाइटेड नेशन। देखिए जहां भी यूएन रहेगा तो इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन, ई से हो गया इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हो गया। और पी से हो गया आपको प्रोग्राम, प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम हो गया। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना आपको इस समय आपको किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय पूछता है तो मुख्यालय कहाँ आपको, नैरोबी में है, नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ पड़ता है आपको, केन्या में। कहाँ पड़ता है आपको, केन्या में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 29 जून को बता चुके थे बाबू, क्या था कि आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, है ना। अब चलिए क्या है कि समझिए क्या है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपके एग्जाम में आ सकता है उसको समझने का कीजिए, प्रयास आप कीजिए, ठीक है। हाँ 20 जून को शरणार्थी दिवस भी मनाते हैं। 20 जून को क्या होता है, विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, उसको भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं बाबू, है ना। अब आइए सुनिए यहाँ पर, पहले क्या याद करना है आपको, 2 फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी को मनाते हैं क्या, आपको विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ऐसे देखिए एक दिवस वाला आप अलग पढ़ लीजिएगा, मतलब प्रमुख महीना के दिवस। लेकिन पर्यावरण संबंधित कुछ दिवस पूछता है, उसको याद कर लेते हैं। इसको मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस।
ई क्या है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या बोलते हैं? वेट लैंड डे बोलते हैं। वैसा जमीन जो कि नमी है, अनेक जीवों का निवास स्थान होता है, उसी को आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो 2 फरवरी क्या मनाते हैं? आपको विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और उसके बाद फरवरी के बाद आना है 21 मार्च। 21 मार्च को मनाते हैं जंगल दिवस। क्या मनाते हैं? जंगल में मंगल, है ना जी, जंगल दिवस मनाते हैं। क्या आपको 21 मार्च को मनाते हैं। अब देखिए 22 मार्च, फिर 22 अप्रैल, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों दिवस पूछता है, बहुत पूछता है। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई को, तो 22 मार्च को 2 दिवस मनाते हैं। एक तो मनाते हैं विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाते हैं। अब प्लस क्या मनाते हैं? आपको बिहार दिवस। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस भी आपको मनाते हैं, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस। अब 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। क्या आपको? पृथ्वी दिवस आपको मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। अब 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस। इसको बोलते हैं, जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी डे यहाँ पर मनाते हैं। अब यहाँ पर समझना क्या है दोस्त? समझना यह है कि देखिए, भुलाइएगा तीनों में हमेशा, तो याद क्या करना है कि समझिए कि आप जल में थे, जल से धरती पे आए, और धरती के बाद धरती पर अलग अलग क्या आप जीव देखे। तो मतलब कि पहले क्या मार्च, अब मार्च, मार्च में जल में है, जल में सब 22 है, तो मार्च में अब जल में है ना। अप्रैल में कहा गए पृथ्वी पर आप निकले, अगला चरण क्या है? पृथ्वी पर आए। अब पृथ्वी पर फिर क्या देखेंगे? जीव जंतु पूरा है। तो 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ये आप याद कर लीजिए बाबू, है ना। अच्छा, 21 अगर हम जून की बात करते हैं, 21 जून, 21 जून, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये भारत के बोल सकते हैं प्रयास से क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया है। आई 2015 से क्या है, 2015 में पहला बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा आपको दिन होता है। तो आपको जून भी हो गया। जून के अलावा अब कुछ हो गया, जून 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 के बाद जुलाई। क्या बोले? जुलाई। 1 जुलाई पूछता है, 11 जुलाई, हम लोग के समय ये बड़ी क्वेश्चन आता था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस आपको मनाते हैं कि आपको 11 जुलाई को मनाते हैं। और एक पूछता था हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक सितंबर पूछता, 27 सितंबर को पूछता, 27 सितंबर को पूछता था हम लोग के समय में। तो 27 सितंबर को आपको पर्यटन दिवस, क्या आपको पर्यटन दिवस मनाते थे, पर्यटन दिवस मनाते थे। ठीक है। और एक अभी देखिए 2 दिसंबर को क्वेश्चन क्या, हाल फिलहाल में जो आपका 64 पोस्ट एक्साइज आया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? समझिए क्या हुआ। 2 दिसंबर जानते हैं आपको, सुनोगे कि 1984 में क्या हुआ था आपका, मिथाइल गैस, सॉरी, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो 2 दिसंबर को रात के हुआ था। हालांकि उसका प्रभाव 3 दिसंबर को दिखाई दिया था। तो जनरली पूछता है तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 याद कर लीजिएगा। लेकिन 2 दिसंबर को ये घटना हुआ था, सर्वप्रथम गैस लीकेज हुआ था। तो उससे प्रभाव, मतलब बोल सकते हैं कि जागरूकता फैलाने के लिए हमने निर्णय लिया है कि 2 दिसंबर को हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के, प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाएंगे। तो क्या 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतना याद कर लीजिए, बाकी क्या है कि आगे के चैप्टर में और बताया आपको जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, सब हो गया ना? हो तो गया। 21 जून को क्या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, 20 जून को क्या विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब आगे बढ़िए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरुद्ध में आपको त्याग दिया था? तो यह बाबू कौची, यहाँ जालियांवाला बाग घटना हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये घटना। इसी कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा क्या, लौटा दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब समझिए क्या, इसको हम समझा देते हैं। पहले की समझ लीजिए क्या है कि कौन सा व्यक्ति ने कौन घटना के बाद अपना उपाधि लौटाया था, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले समझिए क्या है, एक तो पूछेगा क्या आपको, सर सुब्रमण्य, सर
सर सुब्रमण्यम अय्यर, सर सुब्रमण्यम अय्यर अय्यर, इन्होंने क्या किया था, सर की उपाधि लौटा दिया था। तो सर की उपाधि कौन घटना के दौरान किया था? तो क्या था हमारे यहाँ चल रहा था? अ, उस घटना को क्या बोलते हैं? एनी बेसेंट तिलक द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था बाबू? होम रूल। क्या आपको होम रूल, क्या बोले आपको? होम रूल। तो होम रूल आंदोलन के दौरान क्या किया था इन्होंने? अपना सर की उपाधि लौटा दिया था। हो गया। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने होम रूल आंदोलन के दौरान सर की उपाधि लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविंद्र नाथ टैगोर ने, इन्होंने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि लौटाया था। नाइटहुड की उपाधि लौटाया था। ये किस घटना के विरोध में? तो जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था 1919 में। 1919 में इस घटना के बाद इन्होंने लौटा दिया था। और होम रूल आंदोलन क्या है? 1916 में आपको चल रहा था। अब अगर पूछेगा एक और थे शंकर राम नागर, शंकर राम नागर, शंकर राम नागर। तो शंकर राम नागर क्या है? ई क्या किए? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से, कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिए। ये भी कौन घटना के विरोध में? ये भी क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इन्होंने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। समझिए ना, हमारे यहाँ वर्तमान में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, और इसमें कई सारा मंत्री होता है। और इससे पहले क्या था कि वायसराय होता था, वायसराय को सहायता देने के लिए कार्यकारिणी परिषद होता था, इसमें मैक्सिमम अंग्रेज होता था और कुछ भारतीय भी होता था। तो यही जो शंकर राम नागर इसमें थे, आई घटना हो गया तो इन्होंने इसे इस्तीफा दे के बाहर निकल गए। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आपका, इन्होंने क्या किया था? आपको इनको मिला था केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि मिला हुआ था अंग्रेज सरकार द्वारा। तो इन्होंने क्या किया था? उपाधि लौटा दिया था केसर ए हिंद के कौन घटना के दौरान? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन कब? आपको 1920 में चल रहा था। लेकिन सुनिएगा, अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कब उपाधि लौटाया था, किस घटना के दौरान? केसर हिंद का, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा और वहां जालियांवाला बाग हत्याकांड रहेगा तो उसको ही बना सकते हैं, लेकिन दोनों रहेगा तो जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं बनाना है, असहयोग आंदोलन बनाना है, क्योंकि घटना के दौरान क्या किए थे? आपको असली लौटाए थे, है ना। आज जमुना लाल बजाज की बात करते हैं। क्या बोले? जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, ये क्या किए थे आपको? राय बहादुर, राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। ये आपको याद करना है। और एक और पूछता है, क्या नाम था? बलदेव सहाय। क्या पूछता है आपको? बलदेव सहाय, बलदेव सहाय ये बिहार के एरिया में थे। तब बलदेव सहाय ने क्या किया था? महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। ये कब दिया था? तो हमारे यहाँ चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किया था इन्होंने? आपको इस्तीफा दे दिया था। समझ में आ गया? महात्मा गांधी ने केसर हिंद का यहाँ शुरू से बता देते हैं बाबू, क्या बताएं? सर सुब्रमण्य ने सर को उपाधि लौटा दिया होम रूल आंदोलन के दौरान 1916 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड को उपाधि लौटा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। शंकर राम नागर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और महात्मा गांधी केसर हिंद को उपाधि लौटा दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। आई नहीं रहेगा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बना लीजिएगा। ये भी नहीं, दोनों में रहे, दोनों रहेगा तो आपको असहयोग आंदोलन बनाना है। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर को उपाधि लौटा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। अब बलदेव सहाय महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। इसको भी क्या करना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अभी जालियांवाला बाग हत्याकांड नहीं बताया तो बताएंगे तुरंत है, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया क्या कौन उपाधि लौटा थे। अब समझाते हैं क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था। समझिए क्या बाबू, 1914 से क्या हुआ आपको 18 तक, ये क्या चला था आपको? प्रथम विश्व युद्ध। क्या चला आपको? प्रथम विश्व युद्ध चला, प्रथम विश्व युद्ध चला, विश्व युद्ध आपको चला।
और भारत को फुसला लिया अंग्रेज, बोला कि हमको सहयोग करेगा तब बाद में तुझे मांगेगा देंगे। तो भारत के अंदर क्या था समझिए, क्या था आपको, कांग्रेस प्रमुख क्या था आपको, दल था। और कांग्रेस के अंदर क्या था, एक था नरम दल, क्या था आपको, एक नरम दल था, एक क्या था आपको, गरम दल। गरम दल था, नरम दल, गरम दल। तो नरम दल और गरम दल दोनों का किया था, अंग्रेज को क्या किया था, सहायता पहुंचाया था। जब कुछ हमारे यहाँ क्या थे, क्रांतिकारी, कुछ क्या थे आपके, क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी क्या थे, अंग्रेज की सहायता नहीं करे थे, बल्कि मान रहे थे कि अंग्रेज उन्हें विपत्ति में पड़ा हुआ है, तो ये मौका क्या है कि अंग्रेज के खिलाफ क्या किया जाए, युद्ध किया जाए। अंग्रेज के खिलाफ क्या खोला जाए आपको, मोर्चा खोला जाए। ठीक है। जबकि नरम दल और गरम दल दोनों क्या कर रहे थे, आपको अंग्रेज को क्या कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, अंग्रेज को सहायता कर रहे थे, अंग्रेज को सहायता कर रहे थे। ठीक है। अब समझिए क्या हुआ कि इनको खुश करने के लिए, जब युद्ध में अंग्रेज को जीत मिल गया, तो नरम दल और गरम दल को खुश करने के लिए लाया गया आपको मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मांटकेस मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। ठीक ना। और यही बाद में बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 का ये रूप लेता है ना। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब ये क्रांतिकारी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, तो क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए क्या किया गया, हमारे यहाँ एक समिति का गठन किया गया, उसको बोलते हैं देशद्रोह समिति। देशद्रोह समिति बोलते हैं। इसी को बोला गया सेडिशन कमेटी। क्या बोला गया, सेडिशन कमेटी बोला गया, सेडिशन कमेटी आपको बोला गया। आई सेडेशन कमेटी के अध्यक्ष किनको रखा गया, तो अध्यक्ष रखा गया सेडेशन कमेटी का सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट को क्या रखा गया, इसका अध्यक्ष रखा गया। इसीलिए इस एक्ट को कहा गया रॉलेट एक्ट। क्या बोला गया आपको, रॉलेट एक्ट बोला गया। इसके तहत यह करना था कि बताना था कि क्रांतिकारी गतिविधि को भारत से कैसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि जिसको शक हो उसको क्या करो, पकड़ लो, बिना केस के उसको जेल में डाल दो, कोई ना वकील होगा ना कोई दलील होगा, है ना। तो इसको बोला गया रॉलेट एक्ट को न वकील, न वकील न दलील, न वकील न दलील वाला कानून। मतलब इसके तहत गिरफ्तार अगर कर लिया जाएगा तो कोई वकील तकील करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। जब चाहे जब अंग्रेज क्या करेगा, पकड़ कर जेल में आपको बंद कर सकता है। तो इसका पूरे भारत से क्या हुआ, विरोध हुआ। और महात्मा गांधी, क्या बोले, महात्मा गांधी जी ये खुद का किए, रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए। क्या किए, रॉलेट सत्याग्रह, महात्मा गांधी खुद का किए, ही शुरू किए, रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए। ठीक है। अब देखिए इनका प्लान महात्मा गांधी क्या था कि 6 अप्रैल, क्या बोलेंगे, 6 अप्रैल 1919 को क्या करेंगे, पूरे देश पर क्या करेंगे, रॉलेट सत्याग्रह शुरू करेंगे। लेकिन हिंसा हो जाता है तो ये क्या करते हैं, आपको रॉलेट सत्याग्रह को स्थगित करते हैं। लेकिन समझिएगा कुछ और पॉइंट, गांधी के बारे में कहा जाता है कि भारत में क्या था, इनका प्रथम बोल सकते हैं जन आंदोलन था। प्रथम क्या था, अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर क्या था इनका, जन आंदोलन था। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह से इनका क्या होता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश हुआ था, लेकिन वो अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था। ये क्या था, अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम क्या क्या था, जन आंदोलन था। ऐसी आंदोलन के दौरान क्या किए थे, महिलाओं को क्या किए थे, बुलाए थे आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। महिलाओं को किस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाए थे, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान। हालांकि अफ्रीका में पहले भी महिलाओं को बुला चुके थे, लेकिन भारत में क्या इसी दौरान आपको बुलाए थे। ठीक है। प्लस एक और क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट सत्याग्रह के दौरान क्या किए थे, गांधी जी क्या किए थे कि जो आपको तिलक और एनी बेसेंट द्वारा, क्या बोले कि हमारे यहाँ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर क्या बोले आपको, तिलक, और एनी बेसेंट ये दोनों द्वारा मिल करके शुरुआत किया गया था हमारे यहाँ होम रूल, क्या बोले आपको, होम रूल आंदोलन, होम रूल। तो होम रूल आंदोलन के जो नेता थे उनसे भी क्या किए थे, महात्मा गांधी ने संपर्क किए थे। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया एक बार कि महात्मा गांधी ने होम रूल आंदोलन के नेताओं से संपर्क करके रॉलेट सत्याग्रह को बढ़ाने का काम किया था, सही गलत है, क्या आपको स्टेटमेंट क्या आपको है, सही है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसा हिंसा भी अगर हो जाता है तो आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं। लेकिन आप समझिए होता क्या है, यहाँ पर समझिए, ये क्या आपको है, भारत है, ये क्या आपको है, भारत है, ये क्या आपको पंजाब का एरिया है, पंजाब के एरिया। तो पंजाब के एरिया में क्या है कि मार्शल लॉ या सैन्य कानून लगा दिया गया था, रॉलेट लगा दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट के तहत क्या हुआ कि 2 नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, क्या नाम था, डॉक्टर
सैफुद्दीन किचलू। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, सत्यपाल। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको गिरफ्तारी के खिलाफ क्या हुआ था कि यहाँ पंजाब है, पहले क्या बोले, पंजाब। पंजाब में कहाँ चलना है, अमृतसर। अमृतसर। अमृतसर में कहाँ चलना है, एक बगीचा में, जो किसका था, जल्लू नामक व्यक्ति का बगीचा था। इसलिए इसको बोला गया जालियांवाला बाग। तो यहाँ पर एक शांतिपूर्ण मीटिंग हो रहा था। और प्लस दिन क्या था, बैसाखी। अब बैसाखी के क्या है, सिख धर्म में महत्वपूर्ण स्थान होता है। बैसाखी क्या होता है, सिख धर्म में क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसी दौरान क्या होता है, खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। खालसा पंथ की यहाँ पर क्या स्थापना किया गया था। ठीक है, आप समझिएगा। ये गिरफ्तार, शांतिपूर्ण मीटिंग हो रहा था। अब मेला वाला लगल था, जौन गया जौन बगीचा में घुस गया, कुछ हो रहा है भीड़ देख करके। अब इस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर एक भारतीय व्यक्ति था, इसका नाम था हंसराज। क्या, हंसराज। ये मतलब देशद्रोही का काम किया। और ये हंसराज क्या किया कि अंग्रेज को सूचना दे दिया। तो पूछेगा किस भारतीय ने जालियांवाला बाग मीटिंग का सूचना दिया था अंग्रेज को, तो हंसराज दिया था। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पंजाब का जो मेन आपको बोल सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या बोले, पंजाब का जो उपराज्यपाल था, यहाँ समझिए, पंजाब का उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, इसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम था माइकल ओडायर, माइकल ओडायर, ओडायर। जबकि क्या है कि इसके नीचे अधिकारी था ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर बोलिए, या इसी को बोलिए पुलिस कप्तान, एसपी बोलिए, पुलिस कप्तान बोलिए, है ना। ये कौन था, जनरल डायर। कौन था, जनरल डायर था, जनरल डायर था। ई छोटा अधिकारी है, ये क्या बड़ा अधिकारी है। तो ई क्या इसके मतलब जनरल डायर क्या बोला, मीटिंग हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। तो माइकल ओ डायर क्या है, बोला कि जो तुमको जो करना है जाके करो। तो यह क्या किया, जनरल डायर गया और उसके बाद क्या कि भीड़ पर क्या किया, बिना कोई चेतावनी गोली चलवा दिया। अब बहुत लोग क्या उसमें मारे गए। ठीक है, तो किसने गोली चलाया, जनरल डायर ने। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था आपको, आपको माइकल ओ डायर ने। तो बाद में आप देखिएगा कि माइकल ओ डायर को क्या किया जाता है, 1940 में जाकर क्या है, लंदन में उधम सिंह द्वारा हत्या किया जाता है। 1940 में लंदन में उधम सिंह द्वारा हत्या माइकल ओ डायर किया जाता है। पूछेगा कि क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया कि उधम सिंह ने किसको गोली मारा था, जनरल डायर कि माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर, यही ऑर्डर दिया था, इसको क्या किया गया था, आपको मारा गया था। क्लियर हो गया। अब आगे चलिए। जब जनरल डायर ये घटना को अंजाम दिया, तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में एक अखबार था, ब्रिटेन में एक अखबार था, मॉर्निंग पोस्ट। क्या नाम था, मॉर्निंग पोस्ट। तो देखा जाए तो ये हत्या तो बर्बर है, सिविल लोग को मार रहा है, इसका आलोचना करना चाहिए था। लेकिन पूरा बड़ाई किया, प्लस क्या इसके लिए क्या है, चंदा तसला। ये सब देख के भारतीयों को बड़ा बुरा लगा। बाद में क्या है कि एक आपको इसका जांच के लिए बोल सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए एक हंटर, क्या बोले, हंटर जांच आयोग का गठन किया गया। हंटर जांच आयोग का गठन किया गया। लेकिन इस जांच आयोग ने जनरल डायर को दोषी नहीं माना, बोला कि अपना साम्राज्य की रक्षा करने के लिए काम किया है। इतना याद रखिएगा। एक बाबू क्या है, हंटर कमीशन। एक और क्या है, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन है। तो हंटर कमीशन क्या आपको शिक्षा से, क्या आपको शिक्षा से संबंधित है। और ये क्या है कि लॉर्ड रिपन द्वारा इसका स्थापना किया गया था। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की स्थापना किया गया था। और एक और याद रखना है क्वेश्चन आपको, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, आवर इंडियन मुसलमान, आवर इंडियन मुसलमान, इंडियन मुसलमान। ये क्वेश्चन पूछेगा, आवर इंडियन मुसलमान पुस्तक डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। और डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने बोला था कि एक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य तब तक सुरक्षित है जब तक यहाँ क्या है, मुस्लिम ज्यादा क्या है, संतुष्ट है अंग्रेज से। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य तब तक अधिक सुरक्षित है जब अंग्रेज से मुस्लिम क्या है, आपको संतुष्ट है। ये कहा था आपको डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। क्या आपका क्वेश्चन है बाबू, सुनिएगा। जनरल ओ डायर ने क्या किया, गोली चलाने का आपको आदेश दे दिया था। ये कहाँ चला गया, ये क्या किया, आदेश दिया था, आई जाके गोली चलाया था। देखिए बेसिकली क्या है कि माइकल ये गया ना, जनरल डायर बोला ना कि सब मीटिंग कर रहा, तो लेकिन मीटिंग कर रहा था, करने दो। बोला कि अभी मीटिंग कर रहा है, इसका मन बढ़ेगा। तो बोला क्या करना पड़ेगा, बोला कि हमको छूट दे दीजिए, हमको जो करना होगा सब कर लेंगे। तो ये छूट दे दिया। तो मतलब कि ये गया, गोली चलवा दिया। तो जनरल डायर गोली चलवाया, लेकिन आदेश तो यही ना दिया, माइकल ओ डायर ही ना दिया ना। ध्यान रखिएगा, इसीलिए उधम सिंह असली दोषी इसी को मानते हैं। तो ये क्या था आपका,
ये हो गया। इसी के खिलाफ क्या हुआ कि बाद में हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड को उपाधि लौटा दिया और शंकर नागर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो इतना कि आपको याद रखना था, तो ये हमारा हो गया बाबू। अब चौरी चौरा घटना की बात करते हैं। इस चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपको 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इस घटना के बाद क्या है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और सबने अवज्ञा आंदोलन क्या है कि आपको 1930 में आपको शुरू हुआ था, इसके बारे में बाद में आपको बताया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन, ये भी टॉपिक क्या है, थोड़ा सा आपको बड़ा ही है। आइए, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? देखिए, तो हमारे यहाँ समझिए कि पहले वर्षा की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ वर्षा जो होता है मानसून के कारण होता है, या भारत में वर्षा होने को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। तो ऐसे भारत में अधिकांश वर्षा जो होता है, देखिए समझिएगा, भारत में अगर अधिकांश वर्षा बोलेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, आपको अधिकांश वर्षा होता है। लेकिन तमिलनाडु में बोलेगा ठंडा के दिन में बरसात होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून से होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो हमारे यहाँ बरसात होता है ठंडा के दिन में, इसी कारण होता है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से आपको होता है। अब हम क्या करते हैं, पूरा आपको समझा देते हैं मानसून के बारे में। समझिए पहले क्या है कि अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत भारत पहला क्वेश्चन पूछेगा, भारत की जलवायु कैसा है, भारत की जलवायु आपको कैसा है? तो याद तो देगा कि आपको मानसूनी, मानसूनी मानसूनी जलवायु है। ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय रहेगा, उष्ण कटिबंधीय रहेगा, है ना? मतलब क्या, ट्रॉपिकल अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रॉपिकल रहेगा। ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय रहेगा, कटिबंधीय रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक है। मानसून कौन भाषा के शब्द है? तो ये क्या है, अरबी भाषा के शब्द है। अब भारतीय मानसून हवाओं के खोज कौन किया था? अल मसूदी, अल मसूदी। ये क्या था, आपको अरब के विद्वान था। क्या था, आपको अरब विद्वान था। अरब विद्वान द्वारा ये खोज आपको किया गया था। ठीक है। अब यहाँ इस पिक्चर को देखिए बाबू, क्या है, देखिए, देखिए, ये क्या आपको है, भारत है। यहाँ पर क्या है, आपको समझिए, यहाँ समझने के लिए क्या है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है आपको, जीरो डिग्री, क्या है आपको, जीरो डिग्री। ये पृथ्वी होता है, पृथ्वी को जब बीचे बीचे रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो ये भारत यहाँ पर है। अब भारत क्या है कि जीरो डिग्री से ऊपर है, मतलब विषुवत रेखा से क्या आपको ऊपर है। अब यहाँ से क्या होता है कि हवाएं आता है ना, यहाँ से ऐसे हवा चल रहा है, तो यहाँ से ऐसे क्या होता है, आपको मुड़ता है, इसे क्या होता है, आपको मुड़ता है, इसे क्या होता है, मुड़ता है। ठीक है। अब समझना क्या है कि गर्मी के दिन की बात करते हैं, क्या बात करते हैं आपको, गर्मी के दिन के बाद, तो जमीन जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो गर्मी में जमीन क्या होता है, आपको जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। और जल्दी गर्म होगा तो हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा। जब हवा ऊपर उठेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इधर उसके पीछे हाई प्रेशर रहेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के क्या होगा, आपको हवा क्या होगा, बहेगा। अब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। ये होता है ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है आपको साउथ। मतलब ये क्या हो गया, आपको पूरब हो गया। ये क्या होता है, आपको पश्चिम होता है, उत्तर होता है, और ये क्या होता है, आपको दक्षिण होता है। अब देखिए, अगर हवा क्या है कि ऐसे चलेगा, तो इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। दक्षिण पश्चिम बोल दिए, दक्षिण पश्चिम मानसून बोल दिए, दक्षिण पश्चिम बोल दिए। अगर हवा इधर से इधर आएगा तो इसको उत्तर पूरब, क्या उत्तर पूरब बोलेंगे। तो हमारे यहाँ जो मानसून हवा आता है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, या बोले हैं साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। अब भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है इसी मानसून के आने के कारण क्या होता है। और जब ये हवा वापस लौटता है तो इसे बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्व मानसून, या इसी को बोलते हैं कि लौटती हुई मानसून, या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडा के दिन में क्या होता है, तमिलनाडु के तट पर क्या होता है, वर्षा होता है। तो पहले समझते हैं आती हुई मानसून के बारे में। तो समझिए, ये वाला पिक्चर देखिए, ये वाला, कि हमारे यहाँ क्या है कि मानसून हवा के आने का पैटर्न है। सबसे पहले क्या होता है, केरला में क्या होता है कि जून के पहला वीक में क्या होता है कि मानसून हवा क्या करता है, प्रवेश करता है। अब देखिए, इधर बंगाल एक खाड़ी है, इधर क्या अरब सागर। तो मानसून हवा हमारे यहाँ दो ब्रांच में आता है, एक क्या अरब सागर की ब्रांच, एक क्या हो गया, बंगाल एक खाड़ी ब्रांच हो गया। अब देखिए कि मानसून हवा इसी से आएगा, इसी से आएगा। यहाँ पर क्या है, आपको पश्चिमी घाट है, क्या पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, एक पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ क्या होता है कि हवा क्या होता है, टकराता है।
और टकराने के बाद क्या होता है कि जब हवा अपने साथ नमी लेकर के आएगा तो भारी क्या होता है, बरसात होता है। पश्चिमी घाट से टकरा करके भारी बरसात होता है, इसे बोलते हैं मानसून प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं इसको बाबू? मानसून का प्रकोष्ठ बोलते हैं। मानसून, मानसून क्या बोलते हैं? एक मिनट रोज तरीके दिया, हाँ तरीका। इसे क्या बोलते हैं? मानसून प्र प्रकोष्ठ बोलते हैं। मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। झमाझम क्या होता है, बारिश होता है। तो पश्चिमी घाट में क्या होता है, हमारे यहाँ पूरा क्या होता है, बरसात होता है। इसीलिए पश्चिमी घाट में हमारे क्या होता है, काफी ज्यादा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता होता है। अलग अलग प्रकार क्या होता है, जीव जंतु आपको पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब क्या होता है, हवा जब आगे बढ़ता है तो इधर ऊंचा है, इसके बाद ऐसे हो गया, समझिए ऐसे ऐसे हो गया, इधर ज्यादा ऊंचा इधर नीचा हो गया। तो इधर क्या होता है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये पूर्वी घाट में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी क्या होता है, आते ही मानसून से क्या होता है, आपका बोल सकते हैं कि बरसात आपको नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया? अब ये हवा क्या होता है, ये समझिए हवा यहाँ से निकल के आ गया। अच्छा, ये एरिया में जब बरसात नहीं होता है, ये एरिया में क्या होता है, बरसात आपको नहीं होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हवा के बंगाल खाड़ी में गया, अब फिर यहाँ गया, यहाँ गया। ये समझिए क्या कि मेघालय के एरिया में गया। अब मेघालय में क्या है कि आपको टकराया पहाड़ी से, और टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ झमाझम क्या किया, बारिश किया। और उसके बाद मानसून हवा कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब देखिए सबसे अधिक वर्षा क्या होता है आपको यहीं पे होता है, मानसून में। मानसून में क्या है कि जगह है, सॉरी मेघालय में, मेघालय को मेघालय क्या बोले, मेघालय। मेघालय मतलब क्या होता है, बादल का घर। क्या होता है, बादल का घर होता है। मेघालय में एक शिलोंग इसका जगह है, शिलोंग को बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या बोलते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक भारत में वर्षा कहाँ होता है, मेघालय में। क्या है आपको, मासिन राम क्या है, मासिन राम में क्या होता है आपको, सबसे अधिक वर्षा होता है मासिन राम में। और दूसरा स्थान किसका है, चेरापूंजी का। पहले चेरापूंजी में सबसे अधिक बरसात होता था, लेकिन वर्तमान में भारत में और पूरे विश्व में सबसे अधिक बरसात कहाँ होता है, मासिन राम में होता है। पूरा एरिया में क्या होता है, बरसात होता है। और उसके बाद क्या होता है, हवा होता है, मुड़ता है। अब मुड़ने के बाद कहाँ चला जाता है, बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह, इधर एरिया में क्या होता है, जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये बरसात क्या करता है, करवाता है, करवाता है। लेकिन अब क्या है कि राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, इसका नमी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस कारण से राजस्थान में बरसात आपको बढ़िया से नहीं हो पाता है। दूसरी बात क्या है कि अरब सागर से भी क्या गया, अरब सागर से भी क्या गया, यहाँ पर आपको मानसून हवा गया था, मतलब आती हुई मानसून हवा गया था। लेकिन यहाँ समझिए क्या, ये क्या है, आपको अरावली पहाड़ी ऐसे है, समझिए कैसे कैसे है कि आपको अरावली पहाड़ी है, और हवा भी ऐसे जा रहा है, हवा भी ऐसे जा रहा है। तो रोकने वाला कोई नहीं मिल रहा है, इस कारण से यहाँ बरसात आपको नहीं हो पाता है। बरसात क्या होता है, नहीं हो पाता है। एक तो कि इधर से अब जो बंगाल है खाड़ी से जो नमी ले गया, नमी खत्म हो गया। और ये क्या है, टकराने का कोई जगह नहीं मिला। देखिए क्या होता है कि जब समझिए एक ऊंचाई रहता है ना, तो हवा समझिए क्या होता है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर क्या होता है, हवा चढ़ेगा, पहाड़ पर चढ़ेगा, तो हवा क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा होने के बाद क्या होता है, उसमें आपको बरसात होता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है, बरसात होना वो शुरू होता है टकराने के बाद। लेकिन यहाँ टकराने वाला कोई है ही नहीं, तो इस कारण से क्या होता है, इस एरिया में आपको बरसात नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो अरावली पहाड़ी क्या होता है, समानांतर हवा चल जाता था तो बरसात नहीं होता है। और इधर वाला क्या होता है, आपको नहीं पहुंच पाता। ये समझ में आ गया क्या? अब देखिए भारत में जो सबसे अधिक बरसात होता है ना, इसी बोल क्या कि आपको दक्षिण और पश्चिम मानसून है या आती हुई मानसून है, सबसे अधिक बरसात इसी से क्या होता है, आपको होता है। समझ में आ गया? हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि 72 से 75% जो बरसात होता है ना, इसी से आपको होता है, इसी से होता है। अब समझिए क्या होता है, ये बाबू जून से आया और सितंबर तक क्या रहा। सितंबर से क्या होता है कि मानसून हवा क्या होता है, निकलना क्या होता है, आपको शुरू होता है। मानसून हवा क्या होता है, वापस क्या होता है, निकलना फिर से शुरू होता है। तो ये मानसून हवा लौट रहा है। तभी कुछ देर पहले बताया था कि दिखाई आपको ऐसा दे रहा है, इधर क्या हो गया, आपको पूरब हो गया, इधर उत्तर हो गया। तो इसी को बोलते हैं उत्तर पूरब मानसून, उत्तर पूरब मानसून बोलते हैं। इसी को बोलते हैं रीट्रीटिंग, क्या बोलते हैं, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून। इसी को बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन बोलते हैं, या लौटती ही मानसून बोलते हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा बरसात नहीं होता। इसे बोल सकते हैं, हमारे यहाँ बोल सकते हैं कि 10 से 15% मान लीजिए कि हमारे क्या होता है, लौटती ही मानसून से आपको बरसात होता है। समझ में आ गया? अब देखिए जब मानसून हवा क्या होता है, लौटता है, इधर से क्या होता है, आपको लौटता है, इधर से लौटता है। तो इधर लौटेगा तो बरसात नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई हवा में नमी नहीं है। लेकिन जब बंगाल एक खाड़ी में आता है और फिर इधर जाता है, तो बंगाल एक खाड़ी से नमी ऑब्जर्व करता है। और इस समय अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया, तो ये तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, ऊपर वाला तट को बोलते हैं उड़ीसा, ये सब तट को बोलते हैं, ठीक है ना। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तरी सरकार। आई जो तमिलनाडु के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो देखिए उत्तरी सरकार वाला नहीं पूछता है, कोरोमंडल, एक मिनट रुकिए, पूछेगा कि तमिलनाडु के तट को क्या बोलते हैं, तो कोरो मंडल तट कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है,
कि नवंबर दिसंबर में, नवंबर से लेकर के क्या होता है, दिसंबर में क्या होता है, झमाझम बारिश होता है। तो ठंडा के दिनों में बरसात कहाँ होता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। कौन महीना में, नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर नहीं रहेगा तो अक्टूबर नवंबर बना लीजिएगा, ऐसा नवंबर दिसंबर ही क्या कीजिएगा, बनाइएगा। तो ये क्या है, लौटते ही मानसून से बरसात हो गया। आते हुए मानसून से सबसे अधिक बरसात दक्षिण पश्चिम मानसून से, और लौटते हुए मानसून से थोड़ा सा कम बरसात हो गया। अब समझिए कि हमारे यहाँ और भी बरसात होता है। एक और बरसात क्या होता है, इससे होता है, इससे देखिए। यहाँ पर क्या है आपको, भूमध्य सागर क्या हो गया, इसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं या भूमध्य सागर बोलते हैं, इसको भूमध्य सागर। तो समझिए क्या है कि हमारे यहाँ ठंडा के दिन में, कि एक तो क्या बोले कि मानसून हवा इधर लौट रहा था। लेकिन अब एक और समझिए क्या है, कि यहाँ से क्या होता है, कि नमी लेकर क्या होता है, हवा इधर क्या होता है, आता है। नमी लेकर क्या होता है, हवा इधर आपको आता है। यहाँ से क्या हो गया, भूमध्य सागर हो गया, इधर थोड़ा सा कैस्पियन सागर से भी जल उठता है, लेकिन मुख्य जल कहाँ से, भूमध्य सागर से उठाता है, ठीक है ना। सुनिए, ये पश्चिम से, ये भारत क्या है, पश्चिम में है। तो इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। इसी को बोलते हैं वेस्टर्ली, वेस्टर्ली कहा जाता है, वेस्टर्ली कहा जाता है। और यह क्या करता है कि इस एरिया में बरसात करवाता है। और जब बरसात करवाता है तो राजस्थान में इस बारिश को बोलते हैं मावट। पश्चिमी विक्षोभ से जो राजस्थान में बरसात होता है ठंडा में, उसे क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। और यहाँ बिहार तक इससे बरसात क्या होता है। लौटती मानसून से हमारे यहाँ बरसात नहीं होता बिहार के एरिया में, ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, ये बरसात होता है। और ये रबी फसल के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये क्या बहुत ज्यादा इससे बरसात होता है, नहीं बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ 2.5% के आसपास क्या होता है, 2.5 से 3% क्या होता है, आपको पश्चिमी विक्षोभ से बरसात होता है। और पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान में मावट बोलते हैं, इसको वेस्टर्ली बोलते हैं। ये पानी कहाँ से प्राप्त करता है, आपको यहाँ से प्राप्त करता है। यहाँ मतलब कहाँ से, यहाँ मतलब हो गया आपको भूमध्य सागर से हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब समझिए क्या है कि हमारे यहाँ मानसून जब आया था, तो मानसून आने के पहले ही बरसात होता है। और बरसात का अलग-अलग एरिया में क्या आपको अलग-अलग क्या है, नाम है। तो इसको अब थोड़ा-सा क्या करते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पर समझिए बाबू, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, इसी में समझा देते हैं। देखिए, हमारे यहाँ मानसून के आने के पहले अलग-अलग एरिया में क्या होता है, मानसून पहले होता है, उसको क्या कहते हैं, देखिए समझिएगा। ये असम है। तो मानसून के आगमन के पहले जो हमारे यहाँ असम के एरिया में जो बरसात होता है, उसे बोलते हैं क्या आपको, अ, चाय वर्षा, क्या बोलते हैं, चाय वर्षा। टी सावर है, टी सावर बोलते हैं। क्योंकि यह क्या होता है, चाय फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। और ये भी जान लीजिए कि हमारे यहाँ असम क्या है, चाय के उत्पादन में पहला स्थान पर है। ये क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे विश्व में क्या है, चीन है, भारत में कौन है, असम है। चाय वर्षा बोलते हैं यहाँ पर, मानसून के पहले का वर्षा। ये देखिए क्या है, आपको बंगाल है, क्या है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में मानसून आने के पहले वर्षा को बोलते हैं काल बैसाखी, क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। आई पूरा एरिया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब हो गया। इसको मतलब पूर्वी भारत क्या बोलते हैं, पूर्वी भारत बोलते हैं। बोले क्या है, इसको पूर्वी भारत बोलते हैं। देखिए ये सब एरिया है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, या उत्तर पूरब बोलते हैं, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब भारत में ही सब आता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, है ना, ये सब क्या आता है आपको, नॉर्थ ईस्ट में आता है। लेकिन पूर्वी भारत पूछेगा तो बिहार, झारखंड वगैरह आता है, पश्चिम बंगाल। पूर्वी भारत में इस बरसात को क्या बोलते हैं, नार्वेस्टर, क्या बोलते हैं आपको, नार्वेस्टर बोलते हैं। तो काल बैसाखी भी देखा जाए तो क्या है, नार्वेस्टर का ही क्या है, एक आपको बोल सकते हैं रूप है। अब इधर आइए, कर्नाटक की बात करते हैं, हो गया कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या है, इस वर्षा से कॉफी फसल को काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉफी वर्षा, क्या बोलते हैं, कॉफी सावर, कॉफी वर्षा या कॉफी सावर बोलते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं चेरी ब्लास्म, क्या बोलते हैं आपको, चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म कहा जाता है। जबकि आपको केरला में क्या होता है, कि यह आम फसल के लिए अच्छा होता है, केरला में आम फसल के लिए, तो इसको मैंगो सावर कहा जाता है, मैंगो सावर केरला में कहते हैं। कई बार ये भी पूछा गया कि मैंगो सावर कहाँ होता है, वहां पर केरल नहीं रहेगा तो कर्नाटक भी बना सकते हैं। तो इसको एक चार्ट बना के क्या करते हैं, लिख देते हैं बाबू। असम, मानसून के आने के पहले जो वर्षा होता है उसको असम में क्या बोलते हैं, असम बोलते हैं टी सावर, टी सावर बोलते हैं। इसी को बोलते हैं चाय वर्षा, चाय वर्षा बोलते हैं। अ, अ, पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में इसे क्या बोलते हैं, काल बैसाखी, काल बैसाखी। पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत, इसे क्या बोलते हैं, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बोलेंगे दोस्त, क्या बोलेंगे, हाँ, कर्नाटक में, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में क्या बोलेंगे, इसको कर्नाटक में बोल देंगे आपका चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्ट, या इसी को बोल देंगे कॉफी वर्षा, कॉफी वर्षा। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉफी वर्षा बोल देंगे या कॉफी सावर बोल देंगे। और
केरल में, केरल में क्या है, इसको बोलते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा, मैंगो सावर बोलते हैं, क्योंकि आम फसल के लिए अच्छा होता है। और जब केरल नहीं रहेगा तो कर्नाटक भी बना सकते हैं, वो भी आंसर आपको सही रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, आपको समाप्त हो गया दोस्त। इतना क्या करना था, आपको याद रखना था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि मानसून हवाएं का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ होता है, तो केरल में होता है। कौन? जून के पहला वीक में। अब मानसून हवाएं लौटना कब शुरू करता है, तो सितंबर अक्टूबर से हमारे यहाँ से क्या होता है, लौटना शुरू करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब आइए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर। गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, बताइए बाबू। असम में बोर्डो चिला कहा जाता है बाबू। इसको देख लीजिएगा, इसे तो हमको ध्यान नहीं आ रहा है बाबू। आइए, नहीं, बोर्ड का पीपीटी नहीं मिलता बाबू। बोर्ड का पीपीटी से इन्हें उन्हें लिखते हैं, समझ में नहीं आएगा। ये क्या है कि आपको लिख करके मिलता है, जाकर देख लीजिएगा द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर, आपको पता चल जाएगा, डेमो दिया गया है। अब है कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो सुनिएगा। गति का पहला नियम क्या है, यहाँ पे समझाते हैं बाबू क्या होता है। पहले समझिए, न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन, न्यूटन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। पहला क्या, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के थे। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखा था। 1687 में शायद ही प्रकाशन हुआ था। इसको थोड़ा एक बार भाई कर लीजिएगा, 1687 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। आ, अच्छा, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको बताना, लास्ट में याद दिलवाइएगा। पिछला लेसन में क्या है कि सेकेंड बुद्धा गलत इन्फॉर्मेशन बता दिया गया था, गलत निकल गया था, उसको हम सही करेंगे, ठीक ना। तो याद करवाइएगा बाबू। आइए, न्यूटन कहाँ के था, इंग्लैंड के। ये प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखा था 1687 में, क्या किया था, प्रकाशित किया था। और क्या बोले, किनको बोलते हैं फिजिक्स का पिता, इनको बोलते हैं फिजिक्स का पिता या भौतिकी का पिता। भौतिकी का इनको बोलते हैं पिता कहा जाता है। ये बाबू क्या है कि एक तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण के इन्होंने नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और एक इन्होंने क्या दिया था आपको, गति का नियम दिया था, गति का नियम दिया था। और इन्होंने गति का कितना नियम दिया आपको, 3 नियम दिया। गति का इन्होंने कितना नियम दिया, 3 नियम आपको दिया। गति का अगर हम पहला नियम की बात करते हैं, पहला नियम, पहला नियम से क्या मिलता है, बल का परिभाषा। बल का क्या मिलता है आपको, परिभाषा मिलता है। पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है, डिफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। दूसरा नियम से बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, बल का व्यंजक। बल का व्यंजक, व्यंजक मतलब होता है एफ बराबर एम, मतलब बल का यहाँ से मिलता है आपको फॉर्मूला, एफ बराबर एम में। जहाँ एफ बल है, फोर्स है, एम मास, मास मतलब द्रव्यमान हो गया, ए एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया आपको, त्वरण हो गया, ठीक है। और तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम क्या बताता है, यह बल की प्रकृति क्या बताता है, यह बल की आपको प्रकृति बताता है, बल की प्रकृति बताता है। आप समझाते हैं क्या क्या कहता है। देखिए, पहला नियम बोलता है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है, लेकिन तभी तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। देखिए, समझिए, इसको समझाने के लिए जानते हैं, पहले क्या है कि थोड़ा जड़त्व का नियम बता देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। क्या बोले, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। एक क्या बताएंगे आपको, गति का नियम बताएंगे, गति का नियम बताएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। सुनिए, जड़त्व को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और गति के नियम बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। जड़त्व का नियम कौन दिया है, तो यह दिया कौन, गैलीलियो। गैलीलियो दिया है, गैलीलियो दिया है आपको, कौची का, जड़त्व का नियम दिया है। और गति का नाम नियम कौन दिया आपको, न्यूटन दिया है। गति का नियम कौन दिया आपको, तरीका जा हेला हेला हेला, ये कौन दिया आपको, न्यूटन दिया है। अब देखिए दोस्त, जड़त्व का नियम के बारे में क्या समझना है, कि यह क्या बोलता है कि प्रत्येक वस्तु क्या है, अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है। इसी यही क्या है कि प्रत्येक वस्तु के अंदर प्रॉपर्टी क्या होता है कि वह अपने इनिशियल पोजीशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखना चाहता है। अगर कोई वस्तु क्या है, समझिएगा,
अगर कोई वस्तु क्या है, गति में है, तो गति में रहना चाहेगा, गति में रहना चाहेगा, रहना चाहेगा। अगर वस्तु कोई क्या है आपको विराम में है, क्या बोले आपको, विराम में है, तो विराम में ही रहना चाहेगा, विराम में ही रहना चाहेगा। यही क्या है आपको आपको जड़त्व का नियम है। ठीक है। अब कोई वस्तु का जड़त्व डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर। द्रव्यमान ही बोल सकते हैं कि जड़त्व क्या है, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू है। पूछेगा जड़त्व का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, उसका द्रव्यमान होता है। आज जड़त्व का आपको बोल सकते हैं एसआई मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक पूछेगा, तो ये क्या होता है आपको केजी, क्या होता है किलोग्राम होता है, ऐसा क्या होता है मात्रक होता है। आप समझिए क्या बोले कि जो जड़त्व होता है, जो आपको क्या बोले आपको जड़त्व होता है, वह क्या होता है, द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना उसका ज्यादा जड़त्व होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक साइकिल है, ये क्या बोले आपको साइकिल है, एक आपको ट्रक है, एक कार है, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है। तो सबसे अधिक जड़त्व किसका होगा, तो द्रव्यमान सबसे अधिक इसका है, तो सबसे अधिक जड़त्व इसका हो जाएगा। द्रव्यमान सबसे कम इसमें किसका हो, साइकिल का, तो सबसे कम इसका हो जाएगा। अब अगर पूछेगा कि घटते क्रम से ये, तो पहले क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी का जड़त्व क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। रेलगाड़ी के बाद क्या हो जाएगा, आपको ट्रक का जड़त्व हो जाएगा, और ट्रक के बाद क्या हो जाएगा कार, और कार के बाद क्या हो जाएगा साइकिल। मतलब क्या, साइकिल का जड़त्व द्रव्यमान सबसे कम, तो जड़त्व सबसे कम। रेलगाड़ी का द्रव्यमान सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्या इसका जड़त्व हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है, एक होता है क्या, कुछ जड़त्व से एग्जाम्पल पूछेगा तो जड़त्व का एग्जाम्पल समझा देते हैं, और तब न्यूटन के गति नियम समझाएंगे। समझाते हैं क्या बाबू यहाँ पर, कि देखिए क्या बोले, जड़त्व दो प्रकार का होता है। जड़त्व क्या होता है आपको दो प्रकार का, एक क्या होता है जड़त्व जो होता है, एक होता है आपको विराम का जड़त्व, विराम का क्या होता है आपको जड़त्व होता है। एक क्या होता है आपको गति का जड़त्व, गति का जड़त्व होता है। इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति नहीं बदल रहा है। मतलब समझिए कि स्कूल है, एगो साइकिल वहां रखा हुआ है, साइकिल ओजे को ओजे है, तो क्या बोलेंगे आपको विराम में है, विराम का जड़त्व उसके पास है, विराम में है। गति मतलब क्या है कि समझिए कि अभी मोटरसाइकिल एजा था, अगला समय वहां चले गया, अगला समय वहां चला गया, तो क्या वो गति कर रहा है। तो विराम का जड़त्व मतलब क्या है, कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम बैठने रहना चाहेंगे। अगर बॉल यहाँ पर रुका हुआ है तो बॉल क्या होगा, ये रुका हुआ रहना चाहेगा। अगर क्या है कि बॉल गति में है तो क्या है, गति में रहना चाहेगा। एक क्या हो गया आपको विराम का जड़त्व, एक क्या हो गया गति का जड़त्व हो गया। लेकिन इसी में न्यूटन आएंगे, न्यूटन थोड़ा सा शब्द एक जुड़ेंगे तभी तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य आपको ना करे। तो जड़त्व का नियम है, वही न्यूटन का क्या है, प्रथम गति नियम है। यह न्यूटन का प्रथम गति नियम ही क्या है, आपको जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम बोलता है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को मेंटेन करना चाहता है। यहाँ तक बोल के जड़त्व गैलीलियो साहब चले गए, जड़त्व का नियम गैलीलियो दिए चले गए। लेकिन न्यूटन आके बोलेगा कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को तभी तक बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। तो यहाँ बोला कि बाह्य बल क्या होता है, तो बाह्य बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में चेंज कर देता है, उसके साइज में, शेप में, आकार में चेंज कर देता है। वो क्या हो गया आपका क्या हो गया आपका बल हो गया। तो यही बोले क्या है, इससे बल का क्या मिलेगा, डिफिनेशन मिल गया। तो जड़त्व का नियम और न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है, सेम ही ध्यान रखिए। अब कुछ एग्जांपल बताते हैं, समझिएगा। मान लेते क्या है कि आप एक बाबू क्या है, कार है, क्या बोले आपको कार है, कार में क्या है, आदमी क्या है बैठा हुआ, कार में क्या है आपको कार है, ट्रक है या जो भी है, आदमी इसमें बैठा हुआ है। अब बोले कि अचानक से क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया, अचानक से कार क्या किया आपको चलना शुरू कर दिया, तो आदमी किधर गिरेगा। समझिए क्या है कि आदमी इस तरह से, आदमी क्या है किस तरह से, क्या ये समझिए कि ऐसे समझिए कि आदमी क्या है किस तरह से, क्या आपको इस तरह से, क्या आपको बैठा इस तरह से बैठा हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि हिस्सा क्या हो गया, आपको चलना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया। लेकिन ये तो आपको ऊपर वाला हिस्सा स्थिर ही रहा, तो पीछे कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अचानक से कोई चलना शुरू करेगा, गाड़ी हो, घोड़ा हो, साइकिल हो, तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ गिरेगा, पीछे की ओर क्या होगा, गिरेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, विराम का जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है। लेकिन अब क्या है, समझिए क्या है कि मोटरसाइकिल चल रहा है, घोड़ा वगैरह चल रहा है, या कार वगैरह चल रहा है, और उसमें क्या है कि समझिए क्या इस तरह से चल रहा है, ये गति में पूरा शरीर वगैरह पूरा क्या है गति में है। अचानक से क्या हो गया, ब्रेक लग गया। अचानक से ब्रेक लग गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये हिस्सा क्या आ गया आपको स्थिर स्थिर हो गया, क्योंकि भाई आपको नीचे संपर्क में था। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा गति में रह गया, इसी कारण से क्या आगे की ओर झुक जाएगा। तो अचानक जब किसी चीज में ब्रेक लगता है तो आदमी आगे की ओर झुकता है। सबसे अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा, देखते हैं कि लड़का क्या करता है, लड़की को बिठा लेता है अपन, है ना जी, क्या बोलता है भैया के साली के, एकदम ब्रेक हुचुक हुचुक लगाता है कि एकदम सट्टे इसे करके। तो ये क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको गति का जड़त्व हो गया। समझ में आ गया। तो जब चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगेगा तो आदमी कहाँ गिरेगा,
आगे की ओर गिरेगा। घोड़ा चलते चलते अचानक रुक जाएगा तो व्यक्ति कहाँ गिरेगा? आगे गिरेगा। अब रुका हुआ घोड़ा अचानक से चलना शुरू कर दे, या कार रुका हुआ अचानक चलना शुरू कर दे, तो आदमी क्या होगा? पीछे की ओर गिर जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है आपको? ये क्या आपको है? ये गिलास है, इसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दिया, इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, सिक्का रख दिया। अब इसको हम कहा कि ऐसे करके मारे, तो ये तो बाबू क्या हो गया? ये आपका जो पोस्ट कार्ड बाहर चला गया। आज जड़त्व के कारण क्या होगा? आपको सिक्का क्या होगा? आपको नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाबू कोई आधार नहीं रहते, क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो जड़त्व का ही एग्जाम्पल हो गया। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कंबल जो होता है, कंबल होता है, कंबल को क्या करते हैं? झाड़ते हैं, डंडा से पीटते हैं। कंबल तो गति में आ गया, लेकिन कण सीधे रहा तो कण कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये क्या है? आपको जड़त्व का ही एग्जाम्पल। एक और क्वेश्चन पूछता है कि समझिए क्या है, एक आदमी क्या है, रास्ता पर चल रहा है। ये समझिए कि आपको रोड है, रोड पर क्या कर रहा है? चल रहा है। अचानक से क्या करता है कि आपको रोड क्या होता है? टर्न लेता है कहाँ? आपको राइट साइड में। क्या होता है? टर्न लेता है। आप ट्रक से जा रहे हैं, या सॉरी बस से जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मोड़ क्या हुआ? समझिए कि अब ऐसे मोड़ था, तो ऐसे मोड़ लिया, तो बोले कि आदमी इसमें रहेगा तो कहाँ की ओर झुकेगा? तो याद इसे रखना है कि जने दे मोड़ लेगा ना, उसका उल्टा आपको कर देना है। अगर मोड़ कहाँ लिया? दायां साइड लिया, दायां साइड लिया, तो आदमी तो सीधे रेखा में रहना चाहेगा, क्योंकि अपने प्रारंभिक अवस्था को मेंटेन रखना चाहेगा। तो इसके अपेक्षा तो बायां ना हो गया। तो अगर कार दायां मुड़ेगा तो आदमी कहाँ गिरेगा? बायां। अगर इसी क्वेश्चन पूछता कि चलता हुआ गाड़ी क्या है, अचानक से क्या करता है कि मोड़ लेता है, कहाँ मोड़ लेता है? लेफ्ट साइड में मोड़ लेता है, लेफ्ट साइड में मोड़ लेता है। तो उसमें बैठे व्यक्ति किधर की ओर मुड़ झुक झुक जाएगा? तो कहाँ आपको? इधर की ओर झुक जाएगा, मतलब दाएं की ओर झुक जाएगा। जो बोलेगा उसका क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो ये क्या था आपको? जड़त्व क्या था? कुछ एग्जाम्पल था ना। एक और क्वेश्चन पूछता है कि एगो क्या होता है आपको? पत्थर की बात करते हैं, क्या बोलते हैं आपको? पत्थर की बात करते हैं। आप देखते हैं कि ट्रक वगैरह या ये शीशा वगैरह पत्थर मारिएगा ना, तो पत्थर से क्या होता है? चकनाचूर हो जाता है। जबकि वही बंदूक मारते हैं तो सीधे निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, खाली छेद करके। तो यहाँ पर होता है क्या है कि पत्थर को जब शीशा वो मारते हैं ना, तो पत्थर उतना स्पीड से नहीं जाता है, तो उसको फैलने का पर्याप्त समय मिल जाता है। जब कोई बंदूक मारते हैं तो इतना स्पीड से जाता है, इतना स्पीड से जाता है, इतना स्पीड से जाता है कि बोल सकते हैं कि आपको जहां संपर्क में उसी को उड़ा के लेके चल गया, बाकी सब जगह फैलने का मौका नहीं मिले। तो इस कारण से क्या होता है? पत्थर मतलब चकनाचूर कर देता है, और जबकि गोली का बंदूक क्या करता है? सीधे आपको निकल जाता है। ये समझ में आ गया? अब जब ये समझ में आ गया, तब आते हैं कहाँ? यहाँ कहाँ चले गए वो? यहाँ वाला न्यूटन वाला, अभी समझा देते हैं इसको। तो न्यूटन का बोले क्या कि पहला जो नियम है वही क्या बताता है आपको? जड़त्व क्या करता है? ये नियम है, ठीक है। न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम क्या आपको बरोबर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, न्यूटन का पहला गति नियम से बल का प्रभाव समझाता है। दूसरा क्या बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती। दूसरा नियम क्या बोलता है? संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर, वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होता है? आपको समानुपाती होता है। मतलब बोल सकते हैं कि आपको P2 माइनस P1 बाई T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? F हो गया। जहाँ P संवेग है, और संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग पूछेगा, संवेग का मतलब क्या होता है? तो संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्या? एम इंटू भी। एम का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? मास मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। अब भी का मतलब क्या हो गया? वेग हो गया। तो द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, अब वेग का मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको समझ में आ गया? इसी को जब ड्राइव कीजिएगा तो फार्मूला लास्ट में क्या आपको आ जाएगा? एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम में। तो ये बल हो गया। तो बल का यहाँ से दूसरा नियम से क्या मिल गया आपको? बल का फार्मूला या व्यंजक मिल गया, जहाँ एम हो गया एक्सेलरेशन, ए हो गया त्वरण। तो यहाँ बल से मात्रक निकालिएगा, बल का मात्रक। तो द्रव्यमान का क्या हो गया? केजी हो गया। और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। ऐसे बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है आपको? न्यूटन। क्या होता है आपको? न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजीएस मात्रक पूछेगा तो ये क्या होता है आपको? डाइन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है आपको? डाइन होता है। और एक और चीज ध्यान रखना है क्या? एक और चीज ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है, 5 डाइन होता है। लेकिन यही एक डाइन बोलेगा, एक डाइन बोलेगा तो 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये दूसरा नियम था। अब आते हैं तीसरा नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम
जो होता है, ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आवाज नहीं आ रहा है, हेलो, एक मिनट देख लेते हैं। हेलो, हेलो, नहीं आवाज तो सही है बाबू, आवाज सही है दोस्त। आप लोग और बताइएगा, आवाज आ रहा है कि नहीं? कहा नीतीश जी, बाबू पढ़े के मन नहीं कर रहा है दोस्त, पढ़े के मन नहीं रहता था, लेकिन बोले लगता है आवाज नहीं आ रहा है। वाह रे बहादुर, वाह। हाँ, तो क्या बोले कि थर्ड ला क्या बोलता है, थर्ड ला क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या है, प्रत्येक वस्तु के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्या बोले, प्रत्येक बल के बराबर और क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक एक्शन के अपोजिट क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मुख्य से पूछता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रॉकेट का उड़ना। क्या आपको, रॉकेट का उड़ना इसका एग्जाम्पल है। रॉकेट में जानते हैं जितना तेज से क्या होता है कि पीछे से क्या होगा, गैस निकलेगा, है ना, ईंधन निकलेगा, उतना ही तेज से क्या होगा, रॉकेट आगे बढ़ेगा। ये हो गया रॉकेट का उड़ना हो गया। फिर क्या है कि नाव, क्या होता है, नाव का खेना। नदी में देखते हैं कि नाव खे जाता है, जितना डंडा नीचे मारता है उतना ही आगे बढ़ता है, या जितना पतवार ऐसे मारता है उतना ही क्या होता है, आपको आगे बढ़ता है। इस तरह से क्या होता है कि नाव क्या बोलते हैं, मतलब नदी के किनारा पर, क्या बोले, नदी के किनारा पर, नदी के किनारे से, किनारा पर कूदने पर, किनारा पर कूदने पर क्या होता है, नाव क्या होता है, नाव पीछे की ओर जाता है, नाव पीछे की ओर जाता है। मतलब कि समझिए क्या है कि ये नाव है, ये नाव है, कि ये नदी किनारा है। जैसे ही आप यहाँ पर गए और नाव पर से किनारा पर कूदे, तो आप इधर की ओर गए तो नाव कहाँ जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और एक और पूछता है कि आप धरती पर कूदते हैं, तो धरती भी आपके ऊपर बल लगाता है। तो धरती पर ऊपर से कूदने पर, धरती पर क्या होता है, ऊपर से कूदने पर चोट लगता है, ऊपर से कूदने पर चोट लगता है। तो ये भी क्या है, आपको न्यूटन के तीसरा गति नियम का एग्जाम्पल है। अच्छा, रॉकेट का उड़ना एक और पूछता है, ये क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्या बोले आपको, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, ये आपको काम करता है, रॉकेट का उड़ना। तो तीसरा गति नियम पर भी और संवेग संरक्षण के नियम पर भी, है ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बोलते हैं। ये बोलता है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद क्या होता है, किसी वस्तु क्या होता है, संवेग क्या होता है, आपको अ, बराबर होता है। ठीक ना। तो अब आइए क्वेश्चन पर, वो क्वेश्चन आपका हो गया होगा, बन जाना चाहिए। अब आइए कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है। तो बल का परिभाषा क्या है, आपको पहला गति नियम से मिलता है। बल का परिभाषा क्या हो गया, आप बोले अब कि सेकंड गति नियम से मिलता है, तो सॉरी पहला गति नियम से मिलता है, न्यूटन गति का पहला नियम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बल का व्यंजक बोलेगा तो दूसरा गति नियम से, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कौन दिया है, न्यूटन दिया है। ये इतना आपको याद रखना है बाबू। तो इसके साथ ही क्या हो गया, हमारा बोल सकते हैं आज का सेवा क्या हो रहा है, आपको समाप्त हो रहा है। इसका पीडीएफ क्या है, आपको 24 घंटा के अंदर में आपको एप्लीकेशन द सिलेक्शन ग्रुप पर क्या हो जाएगा, आपको अपलोड हो जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। द सिलेक्शन को एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, ये वाला एप्लीकेशन है। बिहार पुलिस कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे नीचे जाइएगा, हाँ जाइएगा, तो उसके बाद जैसे खोलिएगा तो ये आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आइएगा, पेमेंट पेज पर जाइएगा। अगर यहाँ से नहीं जाते हैं तो पेड कोर्स में जाइएगा, और सबसे नीचे जाइएगा, सबसे नीचे में तो यहाँ इस तरह से दिखाई देगा भोकाल पीडीएफ, तो यहाँ ज्वाइन कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाइएगा, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ना, ये हो गया आपका। अच्छा, एक और चीज़ क्या है कि अगर क्यूज वगैरह में पार्टिसिपेट वगैरह करना है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ क्यूज चलता है। देखिए सिलेक्शन गुरु कहीं क्यूज होगा, एक मिनट देखिए दोस्त, सिलेक्शन गुरु क्यूज, सिलेक्शन गुरु क्यूज नहीं आया बाबू। सिलेक्शन गुरु, अच्छा क्यू, देखिए आ गया ये वाला। यहाँ पर डेली क्यू चलता है, तो इसको क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए क्या रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रयास कीजिएगा, तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। आप पीडीएफ के लिए तो बताइए दिए हैं, पीडीएफ के लिए क्या कीजिएगा,
10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए क्या आपको 10 सिलेक्शन ये वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब डेमो पीडीएफ के लिए। आप बाकी सारा पीडीएफ तो बताइए दिए कि 10 सिलेक्शन गुरु आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, चलिए। चलिए, तो इसके साथ ही आज का सेवा समाप्त। यहाँ तक सभी भाई बहन जुड़े रहे, अपना कीमती और बहुमूल्य समय हमको दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।